अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम के आगे पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी लिख देंगे और फोटो में जनेऊ बना देंगे। जनेऊ कभी नहीं पहनते थे। 5,000 रुपए के लिए वीरभद्र तिवारी ने मुखबरी कर दिया। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घेर करके गोली चला दिया। ये नहीं बताएंगे। काशीराम आए, पार्टी बनाए, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थी, साइकिल लेकर के निकले, ऐसा लगता है। लेकिन जो मेहनत थी वो कम्युनिस्टों की थी। कम्युनिस्टों ने लकड़ी लाई, आग जलाई, तहवा रखा, मनवर काशीराम जी आए, सब चीज तैयार था, आटा गूथे, रोटी बनाई, चलता रहा, कुछ दिन खाते रहे लोग। अगर लालू जी पहली बार अगर जो है बिहार जैसे राज्य के जो है मुख्यमंत्री बनते तो उसमें कम्युनिस्टों को बहुत बड़ी भूमिका रही। आप लालू जी का वह भाषण देखिए, लालू जी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा रजवाड़ी। सांप्रदायिकता के रथ को रोकने का काम किया गया, इसलिए लालू जी के ऊपर आरोप लगता है। इसलिए उनको कहा जाता है जंगल राज के संरक्षक हैं। इन्होंने साम्यवादियों के साथ मिल करके समाज में जो गैर बराबरी थी, समाज में जो जात के आधार पर दमन होता था, उत्पीड़न होता था, जो आदिवासी तबका था जो जंगलों में रहता था, एक मजदूर तो आप घर बनवा रहे हो या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो चले जाइएगा, एक मजदूर ब्राह्मण हो और एक मजदूर जो है दलित जाति का हो, दोनों ईंटा ढो रहे हैं, दोनों मोरंग ला रहे हैं, दोनों मिला रहे हैं, दोनों काम वही कर रहे हैं, लेकिन साथ बैठकर खाना नहीं खाते। उसकी रोटी वो छू लेगा तो नहीं खाएगा, वो कहेगा कि तुम हमको सूत-सांगड़ी समझ रखे हो क्या। रणवीर सेना ने कई बार लालू जी को हत्या करने की धमकी दी, लेकिन वो एक टस से मस नहीं हुई। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो एक मुख्यमंत्री के नाम आप भारत में बता दीजिए। अपने भाई के चपरासी क्वार्टर में सोते थे, मुख्यमंत्री आवास में नहीं सोते थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो है कहाँ रहती थी? गांव के घर में, फुलवरिया में, गोपालगंज के फुलवरिया में रहती थी। बकायदा पशुपालन करती थी, खेती किसानी करती थी। एक मुख्यमंत्री की बीवी, वो दलित बस्तियों में जा करके दलितों बच्चों को सुबह नहलाते थे, उनको बैठा कर पढ़ाते थे। कलेक्टर जा करके वहाँ दलित बस्ती में बैठता था जहाँ लोग नहीं जाते थे। भगत सिंह ने एक जगह कहा हो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को मानते हैं या हम सोच रखते हैं हिंदू महासभा किसी बात से समर्थन किए हो कभी? आप बता दीजिए। ये इतिहास गढ़ते हैं। ये भगत शहीद आदम भगत सिंह का जो साफा है, जो पगड़ी उन्होंने पहन रखा है, उसको लाल से वो भगवा कर देंगे। ज्ञान था, आपको अधिकार था पढ़ाने का और लोगों को आप तय करते थे। आप बड़ा पुणे का काम कर रहे थे तो आप वकील क्यों बने? आप डॉक्टर क्यों बने? आप जज क्यों बने? जिन किताबों को आप हमारे बुजुर्गों को छूने नहीं देते थे, उन किताबों को पढ़ना क्यों दिया? हमको पकड़ा दिए हो, हमारे बुजुर्ग को कह लो तुम पढ़ो इसको। अब तो संविधान लागू हो गया है, जब संविधान लागू हो गया है, सीआरपीसी आईपीसी लागू हो गया। इन्होंने क्या किया? उन धार्मिक किताबों को फेंक दिया और ये संविधान पढ़ने लगे। ये वकील, जज, मास्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर बनने लगे और हमारे लोग वही बाँच रहे हैं। मिड डे मील आज चल रहा है। लालू जी 90 के दशक में मिड डे मील चलवा दिए। आवासीय विद्यालय आज ही चला रहे हैं, लालू जी तब चलवा दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 6 विश्वविद्यालय खोले। कभी इस पर बात होती है? लालू जी के देसी ठेठ अंदाज को लोग कहते हैं कि अभिजात तबका गंवार है लालू। MA LLB उस दौर में, आज जो संसद में गुंडई देखते हैं, लालू जी जैसे लोग मेज पे खड़े होकर कैसे बोल दिया करते थे। इन भाजपाइयों की जो आज गुंडई कर रहे हैं, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनकी आवाज दब जाती थी। तो कोई भी नौजवान, चाहे वो RSS का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी हिंदू संगठन का हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो, वो शहीद आजम भगत सिंह की किताब को पढ़ ले और उसी दिन उसी संगठन को अगर लात मार के न चला है तो बताइएगा। चारा घोटाले की बात होती है, चाईबासा एक जंगात, जो चारा घोटाले की बात होती है, जब चारा घोटाला होता है, जगन्नाथ मिश्रा उस दौर में कांग्रेस के वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। जगन्नाथ मिश्रा, एक गुप्ता जी, 3-4 लोग और जेल जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। लालू जी को सजा उसमें दे दी जाती। क्यों? लालू जी सामाजिक न्याय के एजेंडे पर अडिग रहे। कभी उन्होंने फांसीवादी ताकतों से कभी समझौता नहीं किया, कभी RSS के सामने झुके नहीं, इसलिए लालू यादव को सदा हफ्ता करार दे दिया गया। आज सदानंद तिवारी जो उनकी पार्टी में डिबेट करने वाले कौन लोग हैं? सवाल त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, आरक्षण विश्लेषण मिश्रा जी कर रहे हैं, अगले पैनल में त्रिपाठी जी बैठे हैं, अगले मिश्रा जी, दुबे जी, पांडे जी बैठे हुए हैं, वो आरक्षण पर बात कर रहे हैं। तो आरक्षण पक्ष में कोई बोलेगा, अरे भाई हमारी बात है, आरक्षण को आपने क्या समझ रखा है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला पॉडकास्ट जब हमने यादव सेना संगठन के साथ किया, तब जाके हमें ऐसे सामाजिक संगठनों की अहमियत समझ में आई। हमें समझ में आया ऐसे सामाजिक संगठन के आज समाज को जरूरत इतनी क्यों है। ऐसे ही सामाजिक संगठन HSR के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनके लिए सिर्फ भगत सिंह आज एक स्टैच्यू नहीं, एक जिंदा सोच है।
कुलदीप जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिट्टी की बात के पॉडकास्ट को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके आपने एक नज़ीर पेश की है कि सामाजिक संगठन की भूमिका क्या है समाज में, आपने उसको दिखाने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पॉडकास्ट बहुत ऊंचाइयों तक जाए। पहला सवाल हमारा यही है, आपको अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है, क्या चिढ़ है? अखिलेश यादव कितना विरोध क्यों करते हैं आप? नहीं, ऐसा कहना पूर्वाग्रह से ग्रसित होना होगा। अखिलेश यादव का विरोध हम नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति की नीतियों का हम विरोध करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की बात से हम सहमत नहीं हैं, अगर उस बात का विरोध करना अगर विरोध कहा जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये सही माना जाएगा। लोकतांत्रिक जिस पार्टी या जिस दल में, जिस समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की कद्र नहीं है, तो वहाँ जो है शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं हम। और शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, जहाँ आप अपनी बात को आप आज़ादी से नहीं कह सकते हैं, जहाँ आप अपने अपनी विचार को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं आज़ादी के साथ, तो उस दल अथवा उस संगठन को समाप्त हो जाना चाहिए। यानी हम लोग सही अपने क्रांतिकारी पूर्वज शहीद आजम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं और उन्होंने कहा था कि अपनी बात को लोकतांत्रिक दायरे में आपको कर सकते हैं। तो हम अखिलेश यादव से यदि उनकी किसी बात से असहमत हैं और उनसे चाहते हैं कि वो जो जितना बेहतर करें उससे बेहतर करें, उसको लेकर के हम उनकी अगर आलोचना करते हैं, अगर उनकी किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्या बुरा है? वही अखिलेश यादव हैं जो सन 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार में आते हैं, 224 सीट आती है, उसके बाद 2 सीट और जीतते हैं चुनाव में, 226 सीट जीतते हैं। त्रिस्तरीय आरक्षण का जो है मुद्दा आता है और पूर्ण बहुमत की सरकार में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं किया जाता है, इसकी हम लोगों ने मुखालफत की। तो हम लोगों को वहाँ से जो है बागी करार दे दिया गया कि ये सामाजिक न्याय वाले हैं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं है। आप चुनाव को उठा कर के देख लीजिए, जब से हम लोग वयस्क हुए हैं, मताधिकार मिला है, हम लोगों ने हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर जो भी रहा है, खास करके मैं जहाँ तक समझता हूँ समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने हर बार वोट दिया, समर्थन करने का काम किया। लेकिन अगर उसी समाजवादी पार्टी ने अगर कोई निर्णय गलत लिया है, अगर कोई सामाजिक न्याय पर चोट करने वाला जो है फैसला लिया, उसका हम लोगों ने मुखालफत की है। सरकार में रहते हुए हम लोगों ने विरोध भी किया है, आंदोलन भी किया है। वही अखिलेश यादव जी ने लाठी भी चलवाया है। तो अगर आप इसको विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद अगर हम आपका एजेंडे के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समर्थन करते हैं और आपका चुनाव में समर्थन करते हैं, तो ये विरोध कहाँ कहा जाएगा? अगर आप इतना विरोध नहीं झेलते तो हम आपके राजनीतिक गुलाम नहीं हैं। भारत में लोकशाही है, लोकतंत्र है, और हम जैसे नौजवान जो है शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जहाँ ये समझते हैं कि जिस दल और जिस विचारधारा का हम समर्थन करते हैं, अपनी शर्तों के आधार पर हम करते हैं, वहाँ हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और हम लोग बड़ी बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं। इसीलिए उस दल में ना हो करके हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है। अपने संगठन के माध्यम से हम लोग सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करते हैं, समाजवाद की आवाज़ को बुलंद करते हैं, और गरीब गुरबा को न्याय दिलाने के लिए संगठन के माध्यम से जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो करते हैं। और बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने जीते हैं, चाहे आप 13 पॉइंट रोस्टर का मूवमेंट देखें, चाहे आप जो है 1 अप्रैल वाला मूवमेंट देखें SC/ST में अमेंडमेंट के खिलाफ, चाहे आप काले कृषि कानूनों के खिलाफ देखें। हर आंदोलनों में हम लोगों की भागीदारी रही है और हम लोग उन आंदोलनों को जीते हैं। कहीं न कहीं हमारी उसमें थोड़ी बहुत ही भूमिका रही है। हम लोगों ने यहाँ सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम लोगों ने आंदोलन किया है और सफलता पाई है। अगर आप विरोध करना कहते तो मैं ये चाहता हूँ कि हर नौजवान को विरोध करना चाहिए। अखिलेश यादव जी, आप बताइए, अखिलेश यादव जिनको जो कहते थे हमें हर तबका नेता मानता है, अखिलेश यादव जी वो नेता हैं, कम उम्र में उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। भारत के सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति रहे जो मुख्यमंत्री बनते हैं। और अखिलेश यादव, एक बात यह कम उम्र, और अखिलेश यादव का आज राजनीतिक जीवन 25 साल का हो चुका है। पहली बार वह जो है लोकसभा संसद जो है 1999 में बनते हैं, 2000 में, वो आज 25 साल पूरा हो चुका है। आज वो जिस मानसिक स्तर पर पहुँचे हैं, जिस निर्णय पर पहुँचे हैं, आज वो पीडीए की बात करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने पीडीए की बात नहीं की, इसलिए हमारा गतिरोध था।
हम उनको सही रास्ते पर लाना चाहते थे। अगर आलोचना करके अगर हम लोग आज अखिलेश यादव को अम्बेडकरवाद अपनाने पर जो है, अगर उनको अम्बेडकरवाद के रास्ते पर लाए हैं, उनको पेरियार के रास्ते पर लाए हैं, उनको ज्योतिबा फूले के रास्ते पर लाए हैं, उनको ललई यादव जी के रास्ते पर लाए हैं, तो ये हम ही जैसे आलोचकों की देन है। आज अखिलेश यादव जी मनुवाद की मुखालफत करते हैं, नहीं तो उसी समाजवादी पार्टी में परशुराम जयंती मनाई जाती थी। उस समाजवादी पार्टी कार्यालय में कभी बीपी मंडल जयंती नहीं मनाई जाती थी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती नहीं मनाई जाती थी, अंबेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी, फूले जयंती नहीं मनाई जाती थी, पेरियार जयंती नहीं मनाई जाती थी। आज आप दृश्य देखते हैं तो आप ये भी देखिए परिवर्तन किस कारण आया है। ऐसे कौन से लोग हैं? वही अखिलेश यादव जी हैं। जब लोग मिलने जाते थे तो वो था कि कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे और वो संघर्ष नहीं था उनका सड़कों पर। केवल साइकिल चलाना संघर्ष नहीं होता है। तो जो आज संघर्ष आज विपक्ष में है, जो अखिलेश यादव निखर करके आए हैं या जो आंदोलन से उन्होंने सीखा है, आंदोलन तो समाजवादी पार्टी ने किया नहीं, नेताजी के दौर में होता था। हम लोग बचपन में देखे थे, हमारे चाचा जी पिताजी वगैरह जाते थे, जेल भरो आंदोलन होता था, प्रशिक्षण शिविर लगता था, नेताजी जाकर के गाँव में रुकते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, सफ़ेद पोषों को हटा देते थे, आम लोगों से मिलते थे। अखिलेश यादव जी ने कहाँ किया? अगर वे ऐसा करने को कहते हैं तो ऐसा करने से पार्टी किसकी मजबूत होगी? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव जी बनेंगे कि हम बनेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेगा? वो बनेंगे, जिसको टिकट देंगे वो बनेगा। एलओपी कौन बनेगा, यानी नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? वो थे। अभी माता प्रसाद पांडे जी को बना दिए हैं। तो कहने का आशय है, तो हम लोगों ने तो आपको सही रास्ते पर लाया। वो बात अलग है, जो बात आपको लगभग 50 साल में बात समझ में आई, वो बात हम लोगों को जवानी के दिनों में समझ में आ गई थी। क्योंकि हम लोग मार्क्सवादी चेतना के लोग हैं, हम लोग वो 17-18 साल में सीख गए थे। वो चेतना हमारे अंदर पहले जाग गई थी। हमने अपने महापुरुषों को, हमने अंबेडकर को, हमने पेरियार को, हमने फूले को, हमने जगदेव बाबू कुशवाहा जी को हमने पहले पढ़ लिया। हमने शहीद आजम भगत सिंह को पहले पढ़ लिया। वो बात अलग है कि भाई हम सैफई परिवार में नहीं पैदा हुए हैं। इसलिए जो है हमको वो नहीं कहा जाएगा कि भाई जो है ये इतने विचारवान हैं, इतने ज्ञानवान हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या हिंदी भाषी राज्यों में एक जो है ये फिनोमिना सेट कर दिया गया है कि आपको अगर बड़ी बात कहना है तो आप बड़े परिवार से हों, बड़े राजनीतिक पद पर हों। तो हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। हमारे पिताजी लोग जो है, आप ये बताइए, नेताजी ने समाजवादी पार्टी शुरुआत की, नेताजी के पिताजी उद्योगपति तो थे नहीं, बम मुश्किल एक एकड़ के काश्तकार थे। तो हमारे पूर्वांचल में, हमारे अवध में एक छोटा किसान भी उससे ज़्यादा उसके पास खेत है। तो कहने का आशय ये है कि वो इटावा से निकले और गांव-गांव गए, उनको लोगों ने चंदा दिया। हमारे पिताजी भी चंदा देते थे। हमारे 4 ग्रैंडफादर जो है ब्रिटिश पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ करते थे। ऐसा थोड़ी ना है। तो कहने का आशय ये है, दादाजी मेरे किसान थे, पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद व्यवसाय में आए। तो हम लोगों को वो आज़ादी दिए कि आप अपने 100 के आधार पर आप रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, क्या आपको करना है। तो हम लोगों के अंदर चेतना जागी और हम लोग जो है, चूँकि मैंने कहा हम लोग जब विश्वविद्यालयों में गए तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक संगठन की मेंबरशिप चल रही होती है और हम लोगों का सिलेबस पुराना आ जाता है। उसको लेकर के छात्र कहते हैं कि प्रोफेसर आके कहते हैं कि आपको पास कर दिया जाएगा। तो हम लोगों का पासिंग मार्क नहीं चाहिए, हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो लोगों का भाई छात्र संगठन की मदद लेनी चाहिए। तो हमारे ज़िले में बस स्टेशन के करीब जो है SFI कार्यालय हुआ करता था, वहाँ आंदोलन करने के कारण हम लोग गए। पहली बार एंट्री होती है, वहीं से हम लोग राजनीति में एंट्री कर देते हैं। तमाम ऐसे छात्रों के मुद्दे आते हैं। कभी जो है हॉस्टल का इशू आता है, कभी लाइब्रेरी का इशू आता है, कभी फीस ज़्यादा वसूली जाती है, तो कभी जो है किसी छात्र के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है। तो हम लोग पढ़ने के साथ ही अध्ययन और संघर्ष का जो है सिलसिला चलता रहा। तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर किसी व्यक्ति गलत नीतियों का अगर विरोध करना अगर विरोध कहलाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान को विरोध करना चाहिए। उसको अपनी चेतना को गिरवी नहीं रखना चाहिए। उसको फोरम पर
अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यक्त करना चाहिए, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात को कहने का अधिकार है। और जिस दल में और जिस समाज में आपकी आवाज़ दबाने का रिवाज हो गया हो, वह उस समाज को जो है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, हमारा ये मानना है। HSRA कब बना, क्या विजन था, क्या आइडिया था, क्यों बनाया आपने HSRA? HSRA हमने नहीं बनाया है। HSRA शहीद आजम भगत सिंह, याचीन सान्याल जी, तमाम सारे क्रांतिकारी साथियों ने 28 अक्टूबर 1924 को बनाया। उसके बाद उन्होंने उसमें जो है 24 को बनाया। 7 अक्टूबर 1928 को उसमें शहीद आजम भगत सिंह की जब एंट्री होती है, वो रूस की क्रांति से प्रभावित होते हैं। 1917 में रूस में क्रांति होती है, उससे प्रभावित होते हैं, उन्होंने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, तब उसका नाम HSRA हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कानपुर के अंदर होता है, गणेश शंकर विद्यार्थी गेट बना हुआ है, वहाँ सारे क्रांतिकारी आते हैं, उधर जो है पंजाब से आते हैं, बंगाल से आते हैं, वहाँ बैठते हैं, गठन करते हैं। हम लोग जो है, जैसे कि मैंने बताया, छात्र दिनों के दौरान हम लोग अपने अध्ययन के दौरान जो है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में सक्रिय रहे। तो कुछ दौर ऐसा आया कि सूबे में अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, और आज जहाँ लोक भवन बना हुआ है विधानसभा के बगल में, वो दारुल सफा का हिस्सा हुआ करता था, और वहाँ धरना लगा करता था। किस सन की बात है ये? सन 2000 हमें लग रहा है 13 रहा होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए थे, और विधानसभा गेट नंबर 4 के सामने की बात कर रहा हूँ। आप ये लोक भवन जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय बगल में गेट था, वो सीधा दारुल सभा को जाता था, वहीं धरना होता था। अभी तो धरना हटा दिया दूर से कि किसी को धरना न दिखे, जनता को भी न दिखे, चूँकि भीड़ हजरतगंज में होती है, विधानसभा यहाँ है, तो लोग विधानसभा घेर लेते थे। तो साजिश के तहत लोग भवन बनवा करके वहाँ से धरना स्थल हटाया गया। कहने का आशा ये है, वहाँ जो है एक मुद्दा छिड़ा जो है त्रिस्तरीय आरक्षण आंदोलन का। हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में उन दिनों हुआ करते थे, और उसी आंदोलन के महज 1 महीने पहले जो है हम लोगों ने एक सेमिनार रखा हुआ था। उस समय सेमिनार का विषय था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक बड़ा व्यापक विमर्श है, जिसमें आरक्षण के प्रावधान, आबादी के स्वरूप भागीदारी, महिलाओं को भागीदारी, इन विषयों पर हम लोगों ने मंथन किया। तो वो जब मुद्दा आया, तो सबसे पहले मैंने कमेटी में रखा कि ये मुद्दा चल रहा है त्रिस्तरीय आरक्षण का, और इसमें नौकरियों को लेकर के UPSC की नौकरी में तमाम तरह की जो है गहरी साजिश की जा रही है, और वंचित वर्ग के लोगों को जो है समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के जो है हम लोगों ने उस आंदोलन में शिरकत की। तो कुछ लोगों को लगा कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कि ये मंडलवादी हो गया है, मंडलवादी हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर एक अलग जगह जो हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर HSRA बनाने का विचार आया। चूँकि भगत सिंह को आदर्श मानता था, उनके अलावा ना किसी को आदर्श मानता था, ना किसी के प्रति वो तो लगाव था। मतलब आप जान लीजिए कि अगर अकेले में होते थे, और किताबें आज भी मेरी लाइब्रेरी में घर पे सैकड़ों किताबें होंगी मार्क्सिस्ट लिटरेचर की, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की लिखी हुई भी किताबें हैं, तो हम लोग उसको पढ़ा करते थे। तो ये चेतना आई, तो वहाँ से HSRA को पुनर्गठित करने का विचार आया। HSRA के हमारे एक साथी जम्मू कश्मीर में थे, अमित जखमी जी, वो HSRA नाम से चलाते थे लोकल लेवल पे। गौरव सिंह थे, वो मुंबई में चलाते थे। आदेश बंसोड़े जी थे, वो उड़ीसा में चलाते थे। तमाम ऐसे साथी थे जो HSRA नाम से संगठन को चलाते थे। तो उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करके जो है हम लोगों ने नई दिल्ली में सम्मेलन करके जो है सम्मेलन किया। उसके बाद हमको उसमें राष्ट्रीय संयोजक चुना गया, नेशनल कन्वेनर। एक साथ सब मर्ज कर दिया जी। और तब से जो है संगठन लगातार चल रहा है। जितनी भी सक्रियता रहती है वो बड़े मुद्दों पर, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो। चुनाव तो जानते हैं आप, सामाजिक संगठन में चुनाव लड़ते नहीं, हम लोग चुनाव लड़ाते हैं जिसे जिन पार्टियों से हमारी विचारधारा मैच करती है, जिसके हमारे मुद्दे मैच करते हैं, उनको हम समर्थन करते हैं मुद्दों के आधार पर। अगर 10 मुद्दे हैं, 10 में से 7 हमको पसंद आ जाते हैं, हमारी उनकी मांगें मिलती हैं, उनको समर्थन करते हैं। और वो भी सोशल जस्टिस वाली पार्टी, वो भी नॉन कम्युनल पार्टी। तो ये है, तो संगठन बनाने का विचार वहाँ से आया। और तमाम तरह का काम हम लोग जो कर लेते हैं कि कोई हमारे ऊपर कोई हमारा बास नहीं है, किसी से आदेश निर्देश लेकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी कमेटी को बुलाते हैं, बैठते हैं, निर्णय लेते हैं,
और जिस मुद्दे पर जो है हमको मूवमेंट करना होता है, जिस विषय पर हमको जो है कोई प्रोग्राम करना होता है, हम कर लेते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, तमाम दलों में ऐसा है, राजनीतिक दलों में आपको ये है कि हमारा नेता नाराज ना हो जाए। नेता को खुश करने के लिए आप अंदर से घुट रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमको बोलना है, वहाँ न्याय हो रहा है, हमको पहुँचना, लेकिन नेता नाराज ना हो जाए, हमारे नेता का बड़ा करीबी है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है सोशलिस्ट थाट के लोग हैं, और इसलिए जो हम लोगों ने संगठन बनाने का विचार किया। और ख़ास करके शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन सिंह जी, तमाम सारे क्रांतिकारी पुरखों से अपने प्रभावित थे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संगठन बनाने का विचार किया। आपको लोग कॉमरेड कुलदीप यादव कहते हैं। कॉमरेड शब्द के मायने क्या है आपके लिए? कॉमरेड मीन्स क्रांतिकारी साथी, जो एक संगठन में काम करते हैं और एक समान विचारधारा के होते हैं, उसका मतलब होता है कॉमरेड जी। वो एक संबोधन है जी जी। सपा, आरजेडी, आज के समय में सपा है, आरजेडी है, बीजेपी है, ये सारी पार्टियां ऐसा क्या नहीं कर पा रही जो HSRA कर रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका अलग है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना है, राजनीतिक पार्टियों को ज़्यादा संख्या में सीटें लानी है, सरकार बनानी है। नहीं, हर आज के समय में देखिए हर जाति की अपनी स्पेसिफिक एक पार्टी है। तो ऐसा क्या रह जा रहा है जो सामाजिक संगठनों की जरूरत पड़ रही है समाज को? सामाजिक संगठनों की जरूरत इसलिए, आप बात समझिए, मैं वही कह रहा था कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक सीमा है। राजनीतिक पार्टियां कभी कभी उनके पास किसी जाति का एक बड़ा तबका जुड़ा होता है, अगर वो कोई काम गलत करता तो कभी कभी वो उनको पीछे हटना पड़ता है कि हम इस मुद्दों को लेकर के ना उछालें, या इस पर बात ना रखें, या बात उतनी ही रखें जितने से हमारा नुकसान ना हो। लेकिन सामाजिक संगठन का एक फुल स्पेस होता है, वो किसी भी मसले पर अपना निर्णय ले सकता है, किसी के समर्थन कर सकता है, विरोध कर सकता है, किसी मुद्दे पर लेकर के अपना विचार व्यक्त कर सकता है। कोई इंसिडेंट आप ऐसा बताना चाहें जो आपने कहा इस बात को जो सिद्ध करता हो? तमाम उदाहरण है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 13 पॉइंट रोस्टर का इशू ले लीजिए। 13 पॉइंट रोस्टर के इशू में, जिसको 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली भी कहते हैं, 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया। उसमें दलित पिछड़े तबके के लोगों को जो है अवसर कम मिल रहे थे। किन राजनीतिक पार्टियों ने उसमें भाग लिया, बता दीजिए। उसमें इन्हीं सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय मोर्चा ने भाग लिया, आइसा ने भाग लिया, HSRA ने भाग लिया, बापसा ने भाग लिया, डूटा ने भाग लिया। यानी तमाम ऐसे जो है शिक्षकों के संगठन, कर्मचारियों के संगठन, छात्रों के संगठन और सामाजिक संगठनों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल किया, और मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत की, तानाशाही वाली सरकार को झुकना पड़ा। एक मुद्दा हो गया। दूसरा, 2 अप्रैल वाला मुद्दा ले लीजिए, SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट का। किस कोई राजनीतिक पार्टी शामिल थी उसमें? सब में सामाजिक संगठन शामिल थे। तीसरा मुद्दा है, SSC में घूसखोरी करके पेपर आउट किया गया, और 2 बार ऐसा किया गया। छात्र स्वपूर्ति आंदोलन के तहत इन्हीं संगठनों, सामाजिक संगठनों की मदद से वो सड़क पर उतरते हैं और जीत हासिल करते हैं। 3 आंदोलन तत्काल के हैं, और तमाम अगर जो है स्थानीय स्तर पर अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने तमाम ऐसी लड़ाइयाँ जीती हैं। तमाम, कहीं अगर भर्तियाँ निकली हैं उसमें, कहीं अगर किसी का हक मारा जाता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। कहीं किसी के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म अत्याचार हुआ, अगर वहाँ उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको जातिगत आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसकी प्राथमिकी नहीं लिखी जा रही है, उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। किसी तबके के खिलाफ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई मुकदमा नहीं है और न्यायालय से दोषी नहीं सिद्ध हुआ है, उसके ऊपर जो है आप प्रशासनिक जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जाति धर्म के आधार पर आप तमाम तरह की जो है विध्वंस की कार्रवाइयाँ करते हैं। आप बुलडोजर जैसे उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। तो कहने के आशय है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, एकेडमिक्स से लेकर के, रिजर्वेशन से लेकर के, सोशल जस्टिस के इशू पर तमाम ऐसे जो है आंदोलन है, जो हम लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीते हैं। आप कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है, थोड़ा बताएं हमें। कम्युनिस्ट विचारधारा सामान्य शब्दों में जो आम आदमी समझता है वह यह है कि जब किसी समाज में जो किसी के लिए घर बना रहा है वो बिना छत के ना सोए, जो कपड़ा बुन रहा है वो नंगे ना रहे,
जो दूसरों के लिए अनाज पैदा कर रहा है भूखे पेट ना सोए, जो श्रम कर रहा है उसकी श्रम की जो कीमत है या जो मजदूरी है वह जो है पसीना सूखने के पहले मिल जाए सामान्य भाषा में। और आर्थिक भाषा में आप समझें, जो उत्पादन के संसाधन हैं उस पर मालिक मुख्तार एक व्यक्ति नहीं होगा। जैसा कि आज है अडानी की कंपनी है, अडानी जो है उसके डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, बाकी सब वर्कर हैं, उनका कोई शेयर नहीं। जितना मुनाफा है वो अकेले लेंगे, जितना जो है श्रम किया उनका काम के घंटे ज़्यादा से ज़्यादा करा करके उनका दोहन करके वो रख ले रहे हैं, यानी कोऑपरेटिव होंगे। अगर कोई कारखाना लग रहा है या उत्पादन का संसाधन, मतलब एक कारखाने से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कारखाना अगर लगा तो उसमें मालिक का भी हिस्सा, जो एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा। जैसे कोई कारखाना आप कल्पना करिए, कोई फैक्ट्री लगी, उसमें मैनेजर, उसमें सुपरवाइजर, इंजीनियर और मजदूर और जो भी लोग हैं लेबर तक, सबका अगर ये है कि सब मालिक हैं उसके, और सबका प्रॉफिट जितना, अगर कारखाने में जितना उत्पादन होगा उसके साथ पे जिनको प्रॉफिट होगा, तो काम क्यों नहीं करेगा ईमानदारी से? तब उसमें चोरी करेगा? नहीं करेगा। तो कम्युनिज्म की एक बढ़िया अगर झलक देखने को आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में सहकारिता जिसे कहते हैं वो है। उत्पादन के संसाधनों पर हर तबके का कब्जा हो, किसी एक व्यक्ति का ना हो, और शोषण विहीन समाज हो, आदमी के द्वारा आदमी का शोषण ना हो। अगर आपके पास अवसर समान हो, ये नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आपका बच्चा दून कॉलेज में पढ़ेगा और हमारा बेटा या किसी मजदूर का बेटा प्राइमरी में भी ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं। सबके लिए एक सिस्टम। अगर दून कॉलेज वाली व्यवस्था है, सीबीएसई से पढ़ना, सभी सीबीएसई से पढ़ेंगे, चाहे वो मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे वो जो है किसी प्यून का बच्चा हो। कम्युनिस्टों का नारा रहा करता था कि सबके बच्चे जो है एक समान शिक्षा, एक समान भोजन, एक समान रहन सहन, ये हुआ करता था। लेकिन अब जो समानता से घृणा करते हैं, जो ये नहीं समझते हैं, जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे के बराबर बैठेंगे। हमारा बच्चा घर में आके एसी में रहता है और एक गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी स्कूल में जाके पढ़ेगा, तो कैसे अपना रेपुटेशन दिखाएंगे? तो उनको घृणा है। जो समाज में गैर बराबरी चाहते हैं वो साम्यवाद की तरह तरह के उदाहरण देकर के आपको आलोचना करेंगे। उन्होंने, और एक अर्नेस्ट चौगुएरा ने कहा था, हु इज कॉमरेड, तो अर्नेस्ट चौगुएरा ने कहा कहीं अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उसको देख करके आपकी मुट्ठियाँ क्रोध से भिज जाती हैं, मुट्ठी तन जाती है, तो यू आर अ कॉमरेड। तब उस आदमी ने कहा है यस आई एम कॉमरेड, आई एम ऑल्सो कॉमरेड। तो कहने का आशय ये है, जब कहीं अन्याय हो रहा हो, जब कहीं अत्याचार हो रहा हो, जब कहीं किसी का हक मारा जा रहा हो और आप तमतमा जाए, आपकी मुट्ठी भिज जाए और आप प्रतिकार करने पर उतर आए, तो आप कॉमरेड हैं, आप कम्युनिस्ट हैं। अगर आप रोटी रोजी रोजगार की बात करेंगे तो आपको लोग कहेंगे कम्युनिस्ट हैं। अगर हम इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सबसे पहले सीपीआई बनी, फिर सीपीएम, फिर सीपीएमएल हुई। क्या अलग था, क्या डिफरेंस था, क्यों, मतलब भी क्या हुआ? देखिए, समय पर मैंने कहा रूस की क्रांति 1917 में हुई, उससे प्रभावित होकर के भारत में दिसंबर 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी जब बनी तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है कामगार तबके को, जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, जो खेतों में मजदूरी करता है, जो छात्र है, जो नौजवान है, उनको सबको जो है संगठित किया और देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उसने संघर्ष किया। यहाँ तक सशस्त्र आंदोलन भी किए। मेजर जयपाल सिंह का आपने नाम सुना होगा, वो नेवी में कैप्टन थे, उन्होंने नेवी में विद्रोह कर दिया। कम्युनिस्टों का एक बृहद गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो है उनके बारे में तमाम दुष्प्रचार करके उनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जबकि उनका कोई इतिहास नहीं है। वो अपना इतिहास गढ़ते हैं, उनका कोई इतिहास है नहीं, उनका इतिहास मक्कारी का है। इस देश में गैर बराबरी को जो है संरक्षण देने का है, गैर बराबरी को फैलाने का है, शोषण को फैलाने का है। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, भारत को आज़ादी 1947 में मिली। आपको मैंने एचएसआरए का नाम लिया, एचएसआरए के लोग भी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में ही रहते थे। जब छापा पड़ा असेंबली कांड के बाद, असेंबली में जो बम कांड हुआ था, या सांस की हत्या हुई,
जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाई थी, तो सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी से के दफ्तर से ही शहीद आजम भगत सिंह, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह सभी वहीं से गिरफ्तार हुए। तो कहने का आशय कम्युनिस्ट पार्टियां आंदोलन के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, मजबूती से हिस्सा लिया, उनका बृहद इतिहास। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब एक धड़े को लगा कि हम तो जो है देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, देश आज़ाद हो गया, अब हमें कांग्रेस के साथ मतभेद तब भी था इनका, जब आज़ादी की लड़ाई के पहले भी, तब कांग्रेस में जो है इजारेदार लोग थे, वहाँ मजदूर भी होता था, तो सूट बूट से लेकर के बढ़िया कंडीशन में मजदूरी यूनियन चलाता, लेकिन कम्युनिस्ट था तो जो है आप समझ सकते हैं। लेकिन उस दौर में एक कहावत थी कि अगर आप किसी वामपंथी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, या तो आप पागल हैं, मतलब ये कहा जाता था, हमने बुजुर्गों से सुना है। तो एक तबके को लगा कि अब देश आज़ाद हो गया, हमको अपने एजेंडे चेंज करने चाहिए और हमें जो है कांग्रेस के साथ मिल करके जो है काम करना चाहिए। तो सीपीआई को ये लगा। तो कुछ दिन तो देखा गया, 1952-47 से लगभग 17 साल मतभेद चलते रहे। तो फिर 64 में जो है सीपीआईएम बना, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कितना अलग थी आइडियोलॉजी, क्या थी इनकी? आइडियोलॉजी सेम थी, सब मार्क्स और लेनिन को मानते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। कभी कभी राजनीति में महत्वाकांक्षा भी आ जाती है। कुछ ऐसे लोग रहे कि एक व्यक्ति का दल किसी दल में जब प्रभाव इस कदर हो जाता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करने लगता है, तो दो चीज़ें होती है, या तो दल समाप्त होता है या तो दल टूटता है। तो प्रश्निया ऐसी बनी, तो कम्युनिस्ट जो है चूँकि समझदार होते हैं तो इन्होंने दूसरा दल बना लिया, सीपीआईएम जी, सीपीएम बनी। वो कम्युनिस्ट का बड़ा धड़ा साबित हुआ, सीपीआई से सीपीएम बड़ा धड़ा साबित हुआ। ओके। उसके बाद भी अगर हम पढ़ते हैं तो सीपीएमएल बनी उसके बाद। हाँ, और उनका काम करने का तरीका पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे वो काम करते थे। क्या था, बताइए थोड़ा उसके बारे में। सीपीआईएमएल ने फिर कहा कि जो है 1969 में सीपीआईएमएल बनी। उनके बारे में पढ़ो तो रौंदे खड़े कर देता है। रौंदे इसलिए खड़े हो जाते हैं, उस समय की मांग थी, और उस समय जो है चूंकि कम्युनिस्ट मानता है कि जो है हम अपने विचारों से सबको प्रभावित कर ले जाएंगे और विचारों से जोड़ेंगे। और उस दौर में, उस दशक में, जब जो गरीब गुरबा है, जो वंचित तबका है, जब उसने रिवोल्ट करना शुरू किया तो उनके ऊपर अत्याचार हुए जी। जब देश आज़ाद हुआ, आप गौर करिए, आप अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों के आने के पहले जो है सबको समान शिक्षा नहीं मिलती थी, सबको पढ़ने के अवसर नहीं थे, सबके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था। लोगों को जो है एक विशेष तबके के घर के सामने से चप्पल उठा करके जाना पड़ता था, बैठ नहीं सकते थे किसी के सामने। दलित तबका जो है उसको अछूत करार दिया गया था, विद्यालय जा नहीं सकता था। शिक्षक एक जाति का होता था, पढ़ाने का अधिकार एक को था, वो तय करता था कि इसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। अगर गलती से कोई ओबीसी तबके का है, कोई यही रहे, गणरिया है, कुर्मी है, कांची है, लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, अगर वो पहुंच गया विद्यालय तो उसके इतना प्रताड़ित कर देते थे कि तू चलाया है पढ़ने, तुम्हारा काम तो भैंस चराना है। किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये उसी दौर की बात कर रहा हूँ जब आपने कहा कि सीपीआईएमएल बनी, चूंकि अंग्रेज आए 1969 से अब तक की बात कह लीजिए, उस दौर की बात कर लीजिए जब बना। तो कम्युनिस्ट पार्टी में भी चाहे सीपीआई रही, चाहे सीपीआईएम रही, दलितों पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिली। तो उसको लेकर के जो असंतोष बरपा, या तो इन्होंने दे दिया होता, तब उन्होंने सीपीआईएमएल बनाया, तमाम वैचारिक मतभेद ही रहे। और हाँ, उन्होंने कहा हम बैलेट पर, तब आपको याद हो आज ईवीएम आ गई है, तब बैलेट पेपर हुआ करता था, उन्होंने कहा बैलेट पर हम बुलेट से कब्जा करेंगे। ऐसे केवल शांति वार्ता किए जो है लोकतांत्रिक तरीके से हम जो है सत्ता नहीं हासिल कर सकते। तब उन्होंने बैलेट पर जो है बुलेट से जो है कब्जा करने की ठानी, और तमाम सारी जो सांप्रदायिक ताकतें थे उनके खिलाफ भी उन्होंने जो है रिवोल्ट किया। और बिहार की जो है जो रणवीर सेना हुआ करती थी, रणवीर सेना ने किस तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा, दलित तबके के ऊपर जो है किस तरीके का अत्याचार किया, गांव के लोगों को जो है मरवा दिया। तो वहाँ सीपीआईएमएल ने जो है, सीपीआईएमएल जो है उसने रिवोल्ट किया
और वहाँ रणवीर सेना को समाप्त करने का काम किया, अत्याचार को समाप्त करने का काम किया। अगर लालू जी पहली बार अगर जो है बिहार जैसे राज्य के जो है मुख्यमंत्री बनते तो उसमें कम्युनिस्टों को बहुत बड़ी भूमिका रही। आप लालू जी का वह भाषण देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, हम लोगों ने भी इसको पोस्ट किया था कि सांप्रदायिकता के उस दौर को याद करिए जब आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे और जो है बिहार में घुसते हैं। लालू जी ने कहा, आडवाणी जी या इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, इस देश में जब भाईचारा नहीं रहेगा, इस देश में जब एकता नहीं रहेगी तो मंदिर मस्जिद लेकर के हम क्या करेंगे। अगर आप बिहार में कोई बवाला खड़ा करेंगे तो हम आपको बिहार से बिहार की जेल में पहुंचाने का काम करेंगे, बिहार में आपको घुसने नहीं देंगे। लालू जी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा आडवाणी को, सांप्रदायिकता के रथ को रोकने का काम किया गया। इसलिए लालू जी के ऊपर आरोप लगता है, इसलिए उनको कहा जाता है जंगल राज के संरक्षक हैं कि उन्होंने साम्यवादियों के साथ मिल करके समाज में जो गैर बराबरी थी, समाज में जो जात के आधार पर दमन होता था, उत्पीड़न होता था, जो आदिवासी तबका था जो जंगलों में रहता था, आप जैसे घर उसके पास नहीं थे, फूस के घरों में रहता था, उसकी बेटियों को उठा लिया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था, उनकी बकरियों को उठा लिया जाता था, उनकी मुर्गियों को उठा लिया जाता था, फसल वो तैयार करते थे, उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनकी फसल को काट करके उठा ले जाते थे, बड़े बड़े सामंत जाते थे उनको उठा लाते थे, उनसे बेगारी कराते थे। बेगारी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जबरदस्ती मजदूरी, दिन भर मजदूरी करवाते हैं, काम भी नहीं देते हैं, खाना भी भरपेट नहीं देते, 4 कोड़ा अलग से मारते हैं और उनकी बहन बेटियों की आबरू भी लूटते थे। इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए वो जो है वहाँ वामपंथी आंदोलन जो है पनपा। और आज हमें देखकर खुशी होती है कि लालू जी ने एक जिम्मेदार पीढ़ी अपनी तैयार की है। तेजस्वी आज उन्हीं प्रगतिशील ताकतों के साथ बिहार में CPI, CPM, CPIML के साथ गठबंधन चला रहे हैं। ये होती है समझदारी। ऐसी विचारधारा की अगर हम आज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति देखें तो काफ़ी पीछे चली गई है। क्या कारण रहा, काहे इतनी पीछे चली गई? ऐसी विचारधारा की सुन के मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ तो इम्प्रेस हो जाता हूँ कि हाँ होना चाहिए ऐसा कुछ, तो इतनी पीछे काहे चली गई है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की बातें तब लोगों को समझ में आती थी और तब लोग थे जब जाति के आधार पर पार्टी नहीं बनी थी, पहली बात। दूसरी बात जो है, कम्युनिस्ट पार्टियां जो है मेहनत कश जो आवाम थी उसको गोलबंद करता। तब मेहनत कश आवाम जो है जाति में नहीं बना हुआ था, जाति में नहीं बटा हुआ था। आज भी आप गौर करिए, एक मजदूर जो आप घर बनवा रहे हो या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, चले जाइएगा, एक मजदूर ब्राह्मण हो और एक मजदूर जो है दलित जाति का हो, दोनों ईंटा ढो रहे हैं, दोनों मोरंग ला रहे हैं, दोनों मिला रहे हैं, दोनों काम वही कर रहे हैं, लेकिन साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। उसकी रोटी वो छू लेगा तो नहीं खाएगा, वो कहेगा कि तुम हमको सूत सांगड़ी समझ रखे हो क्या। तो ये जो बात है, ये जो बात कहाँ से आई? यानी भारत में सबसे बड़ा कारण, भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, विद्रोह हुआ। यहाँ जो वर्ग रहा, दुनिया में कहीं भी रहा, गोरे लोग रहे, काले लोग रहे, यानी नस्ली भेद था, चमड़ी के आधार पर भेद था, गोरे काले का भेद था। भारत में क्या रहा? भारत में जाति का भेद रहा। आपका कलर भी एक जैसा है, आप एक जैसे एरिया में रहते हो, एक जैसा खाते पीते हो, एक जैसा दिखते हो, उसके बाद भी जाति का अंतर था। फला जाति का व्यक्ति दक्षिण टोला में बसेगा, उसका घर रहेगा, फला जाति का व्यक्ति का घर जो उत्तर टोला में रहेगा, फला जाति का व्यक्ति का जो है टोला जो है पश्चिम में रहेगा, फला का टोला पूरब में रहेगा। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कास्ट को कैसे देखती थी? कम्युनिस्ट को मैं आपको बता दूं, जो हमने बुजुर्गों से सुना है, बुजुर्ग कहा करते थे कम्युनिस्ट पार्टी को बड़का झंडा और मोटका डंडा वाली पार्टी, हम लोग यहाँ बोला करते थे। और कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी को चमरहुआ पार्टी कहा करते थे। मतलब समझे आप, कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे धन और धरती बट के रहेगी। मतलब समझेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था धन और धरती बट के रहेगी। अच्छा। यानी पहले जब सीलिंग एक्ट नहीं लागू था, सीलिंग एक्ट जानते हैं नहीं? नहीं, बताइए थोड़ा। सीलिंग एक्ट का मसला ये है कि सीलिंग एक्ट में एक सीमा आई। चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जो है किसी एक व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो सकती है। अच्छा। तो उसको सीलिंग एक्ट लगाना कहा गया। पता चला एक सामंत की जमीन है, एक जमींदार की जमीन है, पूरा गांव का गांव मजदूर है, सूखा पड़ गया, मेहनत किया किसान ने, हजारों ट्रक जो है उसने गोदाम में भर लिए, वो गेहूं बेच रहा, पूरा गांव भूखमरी मर रहा है। तो कम्युनिस्ट कहता था ऐसा काम नहीं चलेगा, हमने पैदा किया है, हमको भी खाने के लिए चाहिए।
तो उनको दर्द हुआ। उस कम्युनिस्ट ने कहा धन और धरती बंट के रहेगी, तो उनका अरे धन तो हमारे पास है, धरती पर कब्जा हमने करके रखा है, तो धरती हमारी बटेगी। तो ये है, तो ये तबका शुरू से विरोध करता रहा। इन सामंतों ने हमेशा जो है गरीबों पर अत्याचार किए। सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद भी उनकी जमीनों को जबरन जो है पट्टे पर ले लिया गया। बड़े बड़े सामंतों ने 10 रुपए की स्टाम्प पे लिखा लिया, सरकार ने दे दिया उनको। जो जोते बोते हैं भूमिधर हो गए, चौधरी चरण सिंह की देन है, लेकिन उसको उन्होंने ले लिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए एलर्जी होती थी, एक तबका कट जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी में जात के आधार पर पार्टियां बनी, इन्होंने बड़ा फैट किया। आप देखिए, आप जो है तमाम मानवर काशीराम को ले लीजिए, काशीराम आए, पार्टी बनाए, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थी, साइकिल लेकर के निकले, ऐसे लगता है। लेकिन जो मेहनत थी वो कम्युनिस्टों की थी। कम्युनिस्टों ने लकड़ी लाई, आग जलाई, तावा रखा, मानवर काशीराम जी आए, सब चीज़ तैयार था, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी। आटा गूँथे, रोटी बनाई, चलता रहा, कुछ दिन खाते रहे लोग। आज आप क्या देख रहे हैं? जो मानवर काशीराम की बसपा थी और आज की बसपा में आप तुलना कीजिए। उस दौर की बसपा की बात करिए, हमें याद है हमारे यहाँ श्रद्धेय रामतन यादव जी रहे और बसपा से चुनाव लड़ा करते थे, साइकिल से चुनाव लड़ा करते थे, विधायकी का चुनाव साइकिल से लड़ा करते थे। सेना में अधिकारी थे, रिटायर होकर। काशीराम जी, हम लोगों ने बचपन में सुना था नमक हराम नामक साबुन आता था, साबुन का नाम नमक हराम होता था। मानवर काशीराम का जो सबसे सस्ता मार्केट में कपड़ा होता था, वो हाफ कमीज पहनते थे और पैंट पहनते थे, और उसी साबुन से नहाते थे कि उसी से कपड़ा भी धुल जाए। एक्स्ट्रा 2 रुपए का साबुन, आप सोचिए, ज़्यादा कपड़ा भी ना खर्चा हो और जो उसी में कपड़ा भी धुल जाए, उसी में नहा भी ले। और साइकिल से गांव-गांव जाते थे, कार्यकर्ता तैयार करते थे, कार्यकर्ता चंदा देता था। मतलब उत्तर जो वही तौर तरीका कम्युनिस्टों वाला था। तब बसपा जो है शिखर तक गई। बसपा ने जो है 4 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में। दलितों की सबसे बड़ी, वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी हो गई दलितों पिछड़ों की। लेकिन उसी बसपा ने जब सिद्धांत से इतर हट करके, मानवर काशीराम से इतर हट करके, जब उसने राजनीति में व्यवसायीकरण को अंगीकार कर लिया, राजनीति को व्यवसाय बना लिया, तो आज बसपा की हालत आप देख सकते हैं। बसपा कहां से कहां पहुंच गई है। जो बसपा या तो सत्ता में रहती थी या तो विपक्ष में रहती थी, आज उस बसपा का मात्र इकलौता एक विधायक है। लोकसभा में सीटें 0 हैं। जब आप संघर्ष के रास्ते को छोड़ देंगे, जब आपकी जो बुनियादी सोच है, जो आपकी विचारधारा, उससे समझौता कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आप जो है हट जाए। और आपका सवाल था कि कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर क्यों हुई। कम्युनिस्ट पार्टियां इसलिए कमज़ोर हुई कि कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट बैंक जो था, दलित पिछड़ा तबका था, गरीब गुरबा था, वो जातियों में बटा। और अगर कम्युनिस्ट पार्टियों ने समय रहते हुए शीर्ष नेतृत्व में उनको अगर भागीदारी दी होती, इन पार्टियों के बनने की नौबत ना आती। उनको भागीदारी नहीं दी गई, इस वजह से आज ये हुआ। कुछ सामंत, आपने कहा सीपीआई सीपीएम में क्या अंतर था। एक सीपीआई के कामरेड थे, वो मऊ में ट्रेन से यात्रा कर रहा था, मिल गए, तो ऐसे बातचीत कर रहे, तो नहीं जानते थे हम भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए, हम सीपीएम में थे, वो सीपीआई में थे। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई हम तो सीपीआई में इसलिए हैं कि हमको मजदूर मिल जाए, नहीं तो मजदूर तो हड़ताल कर देते हैं, और जो है हमें मजदूरी, हमारे खेत में मजदूर नहीं आते। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या करते हैं आप, तो बताया उन्होंने कि हम भैया प्रोफेसर हैं, एनसीसी के जो है इंचार्ज हैं फला अमुक विद्यालय में। हमने कहा बड़े सामंती सोच के व्यक्ति हो, कैसे कम्युनिस्ट हो, अपने आप को कम्युनिस्ट कैसे कहते हो। वो सब पका गए। आज भी दुबे जी हैं, कभी कभी जो है मैसेज आ जाता है, मेरा चला जाता है, तो लेकिन उनको वो बातें मुझे याद है कि इनसे मुलाकात जो है मेरी मऊ जाते हुए हुई थी, ट्रेन में हुई थी। तो ऐसे भी टाइप के लोग कम्युनिस्ट रहे। सीपीआई में ऐसे भी कम्युनिस्ट रहे कि कंठी जपते थे, माला जपते थे, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर पहुंचते ही बड़ा बड़ा मार्क्सवाद के ज्ञान बताते थे। सीपीआई मुझसे अलग हटी। सीपीएम जो है वैज्ञानिक चेतना पर चली, उन्होंने ढोंग आडंबर को पीछे छोड़ा, और जो लोग इसमें भी रहे उन्होंने भी यही काम करने का काम किया, तमाम ऐसे लोग रहे। तो लेकिन आप जानिए कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा रोल क्या है समाज में। कम्युनिस्ट जो है मुद्दे की राजनीति करता है, कम्युनिस्ट सत्ता की राजनीति नहीं करता।
जात की राजनीति नहीं करता। जात तो अलग बात है। कम्युनिस्ट मैंने कहा कि मुद्दे की राजनीति करता है। मुद्दा मतलब अगर किसानों का मुद्दा है तो उस पर अडिग रहेगा। जी 10 व्यक्ति रहेगा लेकिन वो लड़ाई लड़ेगा झंडा लेकर के, मोटा डंडा थाम करके, वो पीछे नहीं हटेगा। अगर पीछे हट गया तो जान लीजिए कम्युनिस्ट नहीं है वो। हमारे एक कॉमरेड कहा करते थे कि कोई पूर्ण कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, आज दुनिया में नहीं है। तो हमने कहा कैसे नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा दास कैपिटल पढ़ी है। तो मैं गया था जो है पुस्तक मेले में, दास कैपिटल ले लिया, मार्क्स की शर्म और पूंजी ले लिया। मतलब जब कोई मुझे कोई चेतावनी दे देता था तो वो किताबें मैं ले लेता था, मैं पढ़ा। तो उन्होंने कहा पढ़े? हमने कहा हाँ पढ़ा। कहा आप कम्युनिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हो? हमने कहा कितना आदर्शवादी चीज़ है भाई, कम्युनिस्ट बनने का जिंदगी भर आदमी प्रयास करता है। इसका मतलब जैसे आदमी कहता है कभी भगवान नहीं हो सकता। हमने कहा इसका मतलब जो है थ्योरी वही सेट कर रहे हो क्या? शुक्ला जी थे तो आज इस दुनिया में नहीं है। कॉमरेड रविंदर शुक्ला जी बड़े अच्छे चेतना के व्यक्ति थे। उनके दादा जो थे सुल्तानपुर जनपद में, हमारे गृह जनपद में, वो जो है कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक रहे। तो कहने का आशय कम्युनिस्ट जो है मुद्दे पर बात करता है, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, मुद्दे जिंदा रखता है। आप लोगों ने देखा होगा इस दौर में भी, जहाँ तक मैं कहूँ कि 1 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, सन 2012 के बाद जो है 13-14 में देश में ऐसी सियासत शुरू हुई, मुद्दे गायब हो गए, चेहरे पर चुनाव होने लगा। ये कम्युनिस्टों की ताकत की कमी में क्या आने कारण हुआ है? आप साउथ में देखिए, साउथ में एजेंडे वाइज बात होती है। साउथ में गाय गोबर की राजनीति नहीं होती है। साउथ में जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलती है। साउथ में जो है एजुकेशन पर बात होती है, साउथ में हेल्थ पर बात होती है, साउथ में जो है भागीदारी पर बात होती है, साउथ में डेवलपमेंट पर बात होती है। इसलिए साउथ में आप जाएंगे आज हमसे आपसे वो आगे है, वह मुद्दों के आधार पर सड़क पर उतर जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ नेता जो है पार्टी, पहले तो नेता अपनी जाति का चलता था, वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, कम्युनिस्ट पार्टी में हो। कम्युनिस्ट में तो ऐसा बहुत कम हुआ करता था, कुछ लोग जो रहे होंगे ख्यालात के रहे होंगे, लेकिन मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। तो नेता अपनी जाति का हो, फिर नया ट्रेंड बना कि पार्टी अपनी जाति की हो, तो आज जाति वाइज पार्टी बना दिया। ये सही है या गलत है? क्या लगता है आपको इसमें? बहुत गलत है। जो जाति के आधार पर जाति संघर्ष, वर्गीय चेतना का, आप ये बताइए, जाति के आधार पर जो पार्टी लोग बनाए हैं, ये अपना व्यापार करने के लिए ये व्यापार कर रहे हैं। आप इनके व्यापार को देखिए। जात के नाम पर पार्टी बनाए हो, जात के नाम पार्टी बना करके आप टिकट किसको दे रहे हो? जिसके खिलाफ आप लड़ा करते थे। आप अपनी जाति को टिकट तो दे नहीं रहे हो, टिकट बेच रहे हो, यानी राजनीति का व्यापारीकरण आप कर रहे हो। आज भी आपको जानकर खुशी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी 2 रुपए की मेंबरशिप होती है, और 2 रुपए की मेंबरशिप वाला व्यक्ति वो कम्युनिस्ट पार्टी का टिकट, उसके लिए चाहे MP का लड़ना, चाहे MLA का लड़ना, जिसका टिकट चला आता है ट्रेन से, फार्म में भी भर के लिफाफे में। इकलौती ऐसी पार्टी है। और दलों में आपके जेब या कह लीजिए बैंक बैलेंस के आधार पर आपको जो है तय किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी हैसियत क्या है, उसके हिसाब से आपको टिकट दिया जाएगा। आप बिहार में देखिए, विधानसभा में देखिए, तमाम हमारे साथी संदीप सौरभ हैं, तमाम साथी हैं जो विधायक बन करके आए हैं। हम लोग साथ में आंदोलन किए हैं, जंतर मंतर पर हम लोगों ने घेराव किया है, संसद का घेराव किया छात्र राजनीति के दौरान, तो वो साथी आज विधायक हैं। लेकिन अगर आप वहीं सुदामा प्रसाद जी को ले लीजिए, जीते हैं यहाँ से, हैं, तमाम सारे लोग ऐसे हैं, काराकाट हो गया, ये आरा हो गया, तमाम जगह ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बिहार में जीते हैं। उनका जीत का रेशियो कांग्रेस से बेहतर है, RJD से बेहतर है। और वो सदन में जब बोलते हैं पूरा सदन शांत रहता है। आप लोकसभा कार्यवाही देखिए, CPM के लोकसभा लीडर हैं अमरा राम जी जब बोलते हैं तो आप पूरी सदन सुनती है। अब तो खैर असभ्य लोग जा रहे हैं, वहाँ भी अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, गाली गुप्ता तक आप देखते हो, लेकिन अमरा राम जी जब बोलते हैं, और अमरा राम जी को देखेंगे वही 100 रुपये वाला कुर्ता, चौड़ा वाला पैजामा और ऐसे जूता निकाल के बैठ खाना खा लेते हैं। आप देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि सांसद हैं।
और यहाँ कोई सांसद बन जाता है पहले जो है डिफेंडर आती है, फॉर्च्यूनर तो अब समझ ट्रेन से आउट हो रही है, कह लीजिए छोटी मानी जाती है। तो वहाँ वो बेचारे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। पहली बार आपको एक वो संस्मरण में सुना दूं, सुल्तानपुर में हमारे यहाँ राधे संजय कम्युनिस्ट थे, उन्होंने शहादत दी थी सामंतों से लड़ाई में। और प्रकाश करात जी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है उस समय महासचिव हुआ करते थे, और वो आए तो जैसे हम लोग थे जानते थे कि भाई नेताजी को देखे थे, नेताजी आ रहे हैं तो गाड़ियों का काफिला आ रहा है और लोग मजमा लगा हुआ है, मीडिया सीडिया घेरे हुए। वो आए, ट्रेन से आए, उतर करके पैदल चले आए कम्युनिस्ट पार्टी। तो तब लोग पता चला प्रकाश करात जी हैं। लोग जैसे हम लोग खाना खा रहे बैठ करके वो भी खाए, फिर अपनी प्लेट धोल करके रखे। तो कहने का आशा है जो कम्युनिस्टों का आचरण कोई देख करके आपको नहीं लगेगा सांसद बदले, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बदल चुकी है। आज अगर कम्युनिस्ट पार्टी में हैं तो आपको लोग कहेंगे ये पागल है, ये जो बात कर रहा है आदर्शवाद की, ये अपडेटेड है, इसका माइंड अभी अपडेट नहीं हुआ है। आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वही गरीब तबका बदल चुका है। वो कहेगा आप लड़ाई न्याय की लड़ते हैं, आप बड़े लड़ाकू हैं, बड़े हिम्मती हैं, लेकिन चुनाव में आपके साथ वोट नहीं रहेगा, वो आपको वोट नहीं देगा। उसको आर्थिक लाभ दे करके लोग जो है अपने पाले में कर लेंगे। आप फिर वो आपके पास आएगा, काम आपसे कराएगा, लड़ाई कहेगा भैया आपसे बेहतर कोई नेता आपके अलावा कोई काम नहीं करा पाएगा, आप जो है हमारी लड़ाई लड़ते हैं, आप हमारे मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन वो आपके चूंकि उसके दिमाग में घोल दिया गया है कि आज के दौर में राजनीति करने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती है। आप अपना आइडल भगत सिंह को मानते हैं। भगत सिंह नास्तिक विचारधारा के थे, क्या आप भी नास्तिक हैं? बिल्कुल नास्तिक है। कब एहसास कब हुआ कि भगवान नहीं है? किताबों से या कोई एक्सपीरियंस रहा पर्सनल? नहीं, कई एक्सपीरियंस हैं और ख़ास करके शहीद आजम भगत सिंह को जब पढ़ा तो तर्कसंगत, बचपन में बड़ा धार्मिक था, चूँकि हम लोग ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। हमारे दादा भी धार्मिक थे, पिताजी भी एवरेज कर लीजिए धार्मिक ही थे। तो पिताजी के लेकिन जो 4 ग्रैंडफादर थे हमारे बड़े रेवोल्यूशनरी पर्सन थे, वो शहीद आजम भगत सिंह को भी कहिए उसी मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति थे। तो हम लोग खैर भगत सिंह को हमने पढ़ी एक बुक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आई एम एथेइस्ट। उस किताब को मैंने पढ़ा तो समझ लीजिए बहुत बड़ा जो है जीवन में परिवर्तन आया। हर चीज़ें मतलब होता नहीं है, हर चीज़ साफ साफ दिखने लगी। क्या था उस किताब में, क्या था ऐसा? आप पढ़िए उस किताब को। और हम लोग SFI करने के दौरान जो है वो किताब 2 रुपए की मात्र थी। मार्क्सवादी लिटरेचर बड़ा सस्ता होता है। हमारी ऑडियंस के लिए आप समराइज कर दें कुछ शब्दों में उस किताब को। जैसे उसमें हर चीज़ के लिए जिम्मेदार बताया जाएगा कि अगर आप गरीब हैं तो आपको ईश्वर ने गरीब बना के भेजा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, बिना उसके पत्ता नहीं हिल सकता है। यानी आपके ऊपर शोषण हो रहा है, प्रभु करवा रहा है। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रभु करवा रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जो है आपके बेटे की हत्या करके चला गया, आपके भाई गोली मारकर चला गया, आपके पिताजी गोली मार चला गया, तो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। ऐसा कौन गढ़ा, ऐसी धारणा किसने बनाई? उसी ने जिसको आपका शोषण करना था। यानी आप दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो प्रभु ने जो दिया है, जो अपना लेकर आया है, वो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले के नाम प्रभु पैदा किए हैं, प्रभु खिलाएंगे। यानी अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो इसमें आपका दोष नहीं है कि आपने मेहनत किया, आपके मालिक ने नहीं दिया। इसमें दोष आपकी किस्मत का है कि आपकी किस्मत में खाना नहीं लिखा है। अगर बेईमानी करके आपकी जमीन हड़प ली जाती है तो इसलिए आप मत बोलो कि आपके साथ बेईमानी हो गई, इसलिए आप संतोष कर लो, इसका दंड ऊपर वाला देगा। आप न्यायालय में मत आओ, आप लड़ाई न लड़ो। जो ऐसी देश भर की धारणा में विश्वास करते थे वही लोग सबसे पहले कोर्ट कचहरी में आए, वही लोग सबसे पहले आपके खेतों पर, आपके खलिहानों पर कब्जा करने का काम किए। जो लोग धार्मिक पाखंडों को मानते थे, जो धार्मिक किताबों को पढ़ने पर आपकी जीभ कटवा लिया करते, आपकी मतलब शूद्रों की, जिनको एक शूद्र कमेटी कहा गया, दलित पिछड़े उसमें आते हैं, अनटचेबल भी टचेबल भी, उनकी सुनने पर धार्मिक कहीं पाठ हो रहा हो, वो कानों में जो है शीशा पिघलाकर डाल दिया करते थे, तेल पिघलाकर डाल दिया करते थे। मनुस्मृति को मानने वाले लोग, उन लोगों ने उन किताबों को फेंक करके, मैं कहता हूं अगर आपको इतना बड़ा ज्ञान था, आपको अधिकार था पढ़ाने का, और लोगों को आप तय करते थे, आप बड़ा पुणे का काम कर रहे थे, तो आप वकील क्यों बने? आप डॉक्टर क्यों बने? आप जज क्यों बने?
जिन किताबों को आप हमारे बुजुर्गों को छूने नहीं देते थे, उन किताबों को पढ़ना क्यों दिया? हमको पकड़ा दिए हो, हमारे बुजुर्गों को कह लो तुम पढ़ो इसको। अब तो संविधान लागू हो गया है, जब संविधान लागू हो गया है, CRPC IPC लागू हो गया, भारतीय दंड संहिता 1807, CRPC 1973 लागू हुई। इन्होंने क्या किया, उन धार्मिक किताबों को फेंक दिया और ये संविधान पढ़ने लगे। ये वकील, जज, मास्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर बनने लगे और हमारे लोग वही बाँच रहे हैं। 7 बार पाठ कोई हो सिद्ध महासुख होई बाँच रहे हैं, होइए वह जो राम रचि राखा। तो कहने का सही है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जैसे कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसको बता देना कि ये ईश्वर का है, ईश्वर ने करा दिया। ईश्वर ने करा दिया, क्यों करा दिया? किसी बच्चे की, अबोध बच्चे के बाप की हत्या हो जा रही है, भगवान ने क्यों करा दिया? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर कोई पाप कर रहा है, आप एक बार कहते हो पाप कर रहा है, अगर जो पाप कर रहा है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो पाप करते हुए उस व्यक्ति को नहीं रोकता है। पाप होने के बाद, उसको मरने के बाद वो दंड देगा। तो कहां से थ्योरी सही है? कहने का आशय ये है, जिनको आपका शोषण करना था, जिनको आपका दोहन करना था, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे सेवा करानी थी, आपके श्रम को लूटना था, आपके हक और अधिकार को मारना था, उन्होंने ईश्वर नामक एक जो है धारणा गढ़ी, एक अफीम तैयार की धर्म नामक। आपको अफीम पिला दिया जाए, आप नशे में डूबे रहे। आज क्या है आप बता दो? किस धर्म के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? किस धर्म के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? किस धर्म के लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए? किस धर्म के व्यक्ति को, किस तबके को इलाज नहीं चाहिए? उस पर लेकिन इलाज की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, खेती किसानी की बात नहीं होगी। बात कहाँ होगी? धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। आज धर्म प्रियॉरिटी क्यों है? धर्म जो है सत्ता में आने का एक माध्यम बन गया है। लोगों को धार्मिक भावनाओं को अगर भड़का दिया, जो लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह की लाल पगड़ी को उन्होंने भगवा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी जो हमेशा हिंदू महासभा को जो है उन्होंने आलोचना की, तमाम अपशब्द भी के हैं, उनको जो है उनकी देखेंगे पिस्तौल लगाए हुए फोटो, तो उनको जनेऊ लटका दिया। ये बताने के लिए इनका नाम बड़े गर्व से पंडित चंद्रशेखर तिवारी है। ये नहीं बताएंगे पंडित चंद्रशेखर तिवारी की मुखबिरी वीरभद्र तिवारी ने किया था 500 रुपए के लिए। तो कहने का आशय ये है कि ईश्वर नामक संस्था का निर्माण शोषक वर्ग ने मेहनत का आवाम को लूटने के लिए, उसके श्रम पर डाका डालने के लिए और उसके नाम पर जिंदगी भर बिना मेहनत किए खाने के लिए किया है उसने। इसलिए मैं उन्हीं चीजों को मानता हूं जिन चीजों का अस्तित्व है, उन चीजों को नहीं मानता हूं जिसका अस्तित्व नहीं है। भगत सिंह जी नास्तिक थे, लेकिन आज के हिंदू संगठन जो हैं वो उनका अपना आइडियल बता रहे हैं। सही है गलत आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इनके पास कोई अपना आदर्श है नहीं। ये केवल बताते हैं कि हम आदर्श मानने का मतलब क्या है। किसी व्यक्ति को आदर्श मानने का अभिप्राय क्या है, उसके विचारों को आप मानिए। तो शहीद आजम भगत सिंह कभी अपने आप को हिंदू माने नहीं। शहीद आजम भगत सिंह सिख परिवार में पैदा हुए थे और सिख परिवार में पैदा होते हुए उन्होंने अपने केस कटवा दिए। किस लिए कटवा दिए आप बताइए? देश की आज़ादी को आज़ादी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्होंने धर्म को, सिख कुछ भी कर सकता, अपना बाल नहीं कटवा सकता। उन्होंने अपने केस कटवाए, दाढ़ी छिलवाई, मोच रख के, हैट रख करके दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता चले गए। कहने का आशय है ये एक बात। दूसरी बात, शहीद आजम भगत सिंह, आप जानते हैं बेबे, आप जेल में जब वो बंद थे असेंबली बम कांड के बाद लाहौर षड्यंत्र केस में, तो वो जो है जेल में जो मेहतर थी उसके हाथ का खाना खाया करते थे, उसने रो दिया। जबकि शहीद आजम भगत सिंह जमींदार परिवार में पैदा हुए थे और उनके मन में आया कि अगर हम जो है, हमारा शोषण हो रहा है, अंग्रेज यहाँ आ करके हमारा शोषण कर रहे हैं और ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि रोक क्यों नहीं रहा है।
उन्होंने सबसे पहले जो धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर आवाज़ उठाई, ईश्वर नामक संस्था पर उन्होंने जो है सवाल खड़ा किया। उसके बाद जो हिंदू महासभा कर रही थी, आरएसएस जैसे संगठन कर रहे थे, उस दौर में शहीद आजम भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के बैनर तले नौजवानों को इकट्ठा करके अंग्रेजों ने कहा इस देश पर अगर राज करना है, इनको धार्मिक आधार पर जो एकजुटता है, भाईचारा है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने दंगा भड़काने के लिए तमाम साजिशें रची। भगत सिंह ने उसके खिलाफ बोला है। भगत सिंह के दस्तावेज को आप पढ़िए। भगत सिंह ने एक जगह कहा हो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, या हम सोच रखते हैं ऐसी, हिंदू महासभा किसी बात से समर्थन कर किए हो कभी? आप बता दीजिए। ये फर्जी लोग हैं, इनके पास ना कोई आदर्श है, ना इनका कोई गर्व करने लायक कोई इतिहास है। ये इतिहास गढ़ते हैं। ये शहीद आजम भगत सिंह का जो साफा है, जो पगड़ी उन्होंने पहन रखा है, उसको लाल से वो भगवा कर देंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम के आगे पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी लिख देंगे और फोटो में जनेऊ बना देंगे। जनेऊ कभी नहीं पहनते थे। 5,000 रुपए के लिए वीरभद्र तिवारी ने मुखबरी कर दिया। अल्फ्रेड पार्क में जो है पुलिस ने घेर करके गोली चला दिया। ये नहीं बताएंगे। तो सवाल यह है, इनके पास कोई आदर्श नहीं है, इनका कोई इतिहास समृद्धशाली नहीं रहा है। शहीद आजम भगत सिंह को मैं तो कहता हूं, अगर कोई भी नौजवान, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी हिंदू संगठन का हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो, वो शहीद आजम भगत सिंह की किताब को पढ़ ले और उसी दिन उसी संगठन को अगर लात मार के न चला है तो बताइएगा। जागरूकता नहीं है पूरी तरह। जो कहिएगा मैं कर दूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि लालू यादव सीएम बने थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। क्या था, पूरी कहानी बताइए उसके बारे में। लालू प्रसाद यादव जी जब सीएम बने तो उस दौर में जो है 1989 या 1990 कब की बात थी? 89, जहाँ तक मुझे याद है 89 की बात है। कम्युनिस्टों की एक बड़ी ताकत हुआ करती थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया। जनता पार्टी में जो जद्दोजहद चली, तो लालू जी के जो है 77 जो छात्र आंदोलन की राजनीति को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी नज़र रखती है। कम्युनिस्टों की नज़र बड़ी तेज होती है। हम लोग भी कह लीजिए, लोग कहते हैं कि घर वाले भी इनको ऐसे लोग जो है झांसे में लेकर, कम्युनिस्ट जो है देखता रहता है कौन तेज तर्रार है, कहीं कोई बोल रहा है तो उसके विचारों को सुन करके वो जोड़ एनालाइज करता रहता है। वो लालू जी छात्र राजनीति के दौरान हाथों में हथकड़ी लगाए और जब वो पुलिस की गाड़ी में जाते हैं, उसके बाद भाषण देते हैं, तो उनको कम्युनिस्टों ने पहचान लिया था कि ये बिहार का नेता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा नेता होगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा। और उनकी भाईचारे की नीति को, और जो गरीबों के लिए आप बताइए, लालू जी सीएम बने, कम्युनिस्टों ने पूरा समर्थन दिया। मैंने वो पटना के गांधी मैदान की रैली का आपको हवाला दिया, जिसमें लालू जी बोल रहे थे कि अगर जो है सांप्रदायिक ताकतें बिहार में घुसेगी तो उनको हम बख्शेंगे नहीं। ये ताकत कहाँ से आई? वो जानते थे कि हमारे साथ कम्युनिस्ट बड़का झंडा, मोटका डंडा लेकर खड़ा हुआ है, पीछे नहीं हटने वाला, पीछे नहीं हटने वाला है। रणवीर सेना ने कई बार लालू जी को हत्या करने की धमकी दी, लेकिन वो एक टस से मस नहीं हुए। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो एक मुख्यमंत्री का नाम आप भारत में बता दीजिए। अपने भाई के चपरासी क्वार्टर में सोते थे, मुख्यमंत्री आवास में नहीं सोते थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो है कहाँ रहती थी? गांव के घर में, फुलवरिया में, गोपालगंज के फुलवरिया में रहती थी। बाकायदा पशुपालन करती थी, खेती किसानी करती थी, एक मुख्यमंत्री की बीवी। और वो दलित बस्तियों में जा करके दलितों के बच्चों को सुबह नहलाते थे, उनको बैठाकर पढ़ाते थे। कलेक्टर जा करके वहाँ दलित बस्ती में बैठता था जहाँ लोग नहीं जाते थे, और कहते थे बच्चों तुम्हें ये बड़का साहब बनना है। और आप गौर करिए, यहाँ जो काशीराम आवास देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में महती ने जो लागू किया, जो आप आवास विकास देख रहे हैं यूडब्ल्यूएस के तहत जो दिया जा रहा है, लालू जी ने फ्री आपका हजारीबाग, कंकड़बाग, गांधी मैदान के बगल में 3 मंजिला इमारतें बना करके उन गरीबों को, मुसहरों को, पासी दुसाद को, चमार को वहाँ अलाट किया। और
बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कि बेटे बेटी की शादी गांधी मैदान में हुआ करती थी, आज मैरिज लॉन बन गया है। उन्होंने उनको कहा कि आप आइए, यहाँ अपने बेटी बेटों को शादी करिए, यहाँ आप चूहा खाइए, यहाँ आप मुर्गा खाइए, यहाँ बकरा बनाइए, यहाँ अपना बाकायदा आप नृत्य करिए आदिवासी। मतलब ये लालू जी ने कितना बृहत सोच रही उनकी। उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया, आप आइए, बाउंड्री बनी हुई, आप गाय भैंस छोड़ दीजिए, बकरी छोड़ दीजिए, जाके पढ़िए भी। मिड डे मील आज चल रहा है, लालू जी 90 के दशक में मिड डे मील चलवा दिए। आवासीय विद्यालय आज ही चला रहे हैं, लालू जी तब चलवा दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 6 विश्वविद्यालय खोले, कभी इस पर बात होती है? लालू जी के देसी ठेठ अंदाज को लोग कहते हैं कि अभिजात तबका गंवार है लालू। MA LLB उस दौर में, आज जो संसद में गुंडई देखते हैं, लालू जी जैसे लोग अगर मेज पे खड़े होकर के बोल दिया करते थे, इन भाजपाइयों की जो आज गुंडई कर रहे हैं, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ दब जाती थी। अटल बिहारी जी को उन्होंने कहा कि आपने भाई, नेहरू जी ने आपको कहा था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, बन गए भाई, 1 बार नहीं 3 बार, अब बंद करो ना, जाओ हम आपको पटक दे रहे हैं। तो नहीं बेबाकी से बोलना। और आज इस दौर में आप बताइए। नहीं, आपने जैसा बताया लालू जी समाज के हीरो हैं, लेकिन इतने करप्शन के आरोप के बाद क्या आज भी आप लालू यादव को हीरो मानते हैं अपना? बेशक मानता हूँ। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लालू जी मुख्यमंत्री थे, जिस चाईबासा जगह थी, चारा घोटाले की बात होती है, चाईबासा एक जगह थी जो चारा घोटाले की बात होती है, उस समय जब चारा घोटाला होता है, जगन्नाथ मिश्रा उस दौर में कांग्रेस के वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। जगन्नाथ मिश्रा, एक गुप्ता जी, 3-4 लोग और जेल जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है, लालू जी को सजा उसमें दे दी जाती है। क्यों? लालू जी सामाजिक न्याय के एजेंडे पर अडिग रहे, कभी उन्होंने फांसीवादी ताकतों से कभी समझौता नहीं किया, कभी RSS के सामने झुके नहीं, इसलिए लालू यादव को सजा याफ्ता करार दे दिया गया। आज सदानंद तिवारी जो उनकी पार्टी में हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया, वो बोलते हैं खुद टिकट दिया गया, कहा गया आप लालू जी के खिलाफ जाकर के रिट करिए। और आज की डेट में आप बताइए कि मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूं, गांधी परिवार से राहुल गांधी जी को सजा दे दी गई, याद है एक कांड में? अभी हेट स्पीच में तमाम सारे विधायक, मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास को जो है सजा दे दी गई, सदस्यता रद्द हो गई। इसके पहले जहां तक मुझे संस्मरण है, अंडमान निकोबार के सांसद थे सईद, उनको सजा याफ्ता करा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से सदस्यता बहाल हुई। राहुल गांधी जी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई। कहने का आशय यह है कि अभी जस्ट जगन्नाथ मिश्रा जो चारा घोटाले के आरोपी थे, उनको कभी चारा घोटाला नहीं कहा गया, क्योंकि पेपर अखबार में आपके लोग नहीं थे, लालू जी के लोग नहीं थे, इसलिए कभी जो है ये नहीं कहा गया कि जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जितेश मिश्रा आज बीजेपी में है और नगर विकास मंत्री है और उसकी कंपनी है और उसने नकली दवाई सप्लाई की, कितने लोग मरे होंगे संक्रमण से। मतलब वो मंत्री जी हैं, उनकी कंपनी है, वही सप्लाई दे रहे हैं सरकार को, भुगतान ले रहे हैं, और मालूम है उनको कितनी सजा हुई? सजा याफ्ता हुए 7,500 रुपये में सजा माफ हो गई। अभी हफ्ते भर की न्यूज़ नहीं है। तो ये है न्यायपालिका, मनुपालिका है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। और लालू जी को सजा सुना देंगे, हमको सजा सुना देंगे, आपको सजा सुना देंगे, लेकिन जो भारत के 150 परिवार हैं, जिनके लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते चले आ रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम जातिवाद के विरोधी हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं? वो बताएं कौन लोग हैं, कौन लोग न्यायपालिका में बैठे हैं? जितेश मिश्रा को आखिर क्यों जो है 7,500, आप बताइए, इतना बड़ा अपराध किए 7,500 की सजा होती है? तो ये है जो तय करने वाले। आप टीवी में डिबेट को देखिए, आज जब से यूट्यूब आया है, सोशल मीडिया आई है, लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर ले रहे हैं, एक दूसरी जगह बात पहुंचा ले रहे हैं। आप देखिए कभी आरक्षण पर डिबेट हो रही है, डिबेट करने वाले हम कौन लोग हैं? सवाल त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, आरक्षण विश्लेषण मिश्रा जी कर रहे हैं, अगले पैनल में त्रिपाठी जी बैठे हैं, अगले मिश्रा जी, दुबे जी, पांडे जी बैठे हुए हैं, वो आरक्षण पर बात कर रहे हैं।
तो आरक्षण पक्ष में कोई बोलेगा अरे भाई हमारी बात है, आरक्षण को आपने क्या समझ रखा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। कहने का सही हमारी बात है, अगर हमारे हक अधिकार की बात है तो हमको रखोगे ना बात पैनल में। तो लालू जी ने यही किया, लालू जी ने महाशंकराचार्य तक बना दिया था, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है, पढ़ा तो लालू जी को नहीं करिए आएंगे। लालू जी के राज में बिहार में लोग कहने लगे, जिनसे लोग बेगारी कराते थे, उन्होंने कहा कि अब हमारा गरीब का बेटा सीएम बन गया है, अब हम आपकी बेगारी नहीं करेंगे। सामंतों ने गोली मारी। बताइए, उनका बाप भी जाकर उनके यहाँ बेगारी करता था, उनका बेटा भी करता था, उसकी बहू भी करती थी। बहुत सारी कुरीतियों को लालू जी ने खत्म किया, इसलिए लालू जी को इन्होंने विलन बनाने का काम किया। अगर हम बिहार की राजनीति देखें तो वहाँ से एक नेता आते हैं पप्पू यादव, और सोशल मीडिया पे आप पप्पू यादव को तारीफ भी करते हैं, उनको अच्छा नेता बताते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता पप्पू यादव की राजनीति को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, उनको उतना मौका नहीं मिला है, कुछ उनके साथ गलत किया गया? पप्पू जी को इतना बढ़िया मौका मिला। पप्पू जी जो है, मैं आपको बता दूं, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो शायद बालिग भी नहीं हुए थे तो विधायक हो गए थे। 21 साल की उम्र उनकी नहीं पूरी हुई थी और वो विधायक हो गए थे। उनको बखूबी मौका मिला। और आज भी आप देखेंगे इस आज के दौर में नज़ीर पेश होती है कि आज के दौर में जहाँ एक तरफ मोदी लहर चल रही हो, एक तरफ जो है लहर की बात होती हो, और वहाँ जो है ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, निर्दलीय लड़ करके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए और 4-4 बार निर्दलीय जीते हो, मामूली बात है। तो पप्पू जी का स्टैंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली हमारा पिछले 4 जून से रहना हुआ, तो हमने देखा कि कोई गरीब है, कोई इलाज के लिए चला रहा है। उनका आवास जानते हैं कि आप नहीं, उनके आवास में बाकायदा डेक चढ़ता है, बड़ा बड़ा भगोना होता है जिसमें 500 लोग खाते हैं, वो भगोना चढ़ता है 3-4। वहाँ लोग बिहार से आते हैं, वहाँ बाकायदा उनको खाना और गाड़ी लगी हुई है। एक किसको एम्स दिखाना है, किसको लोहिया दिखाना है, किसको सफदरगंज दिखाना है। तो अगर जन कल्याण होते हुए देखेंगे आपको लगेगा हाँ कोई जनसेवक है। इसलिए पसंद है, उनका तौर तरीका पसंद है, काम करने का जनता के लिए डिवोटनेस है, ये पसंद आता है। हमने जब आपका सोशल मीडिया खंगाला तो आप अखिलेश यादव के साथ साथ उनके सपोर्ट से बहुत नाराज रहते हैं। आप कई बार उनको लंपट सपाई कहते हैं, तो कभी क्या कहना चाहता था? लंपट सपाई क्या है? देखिए, लंपट कहने का आशय ये कोई गाली नहीं है। और समाजवादी और समाजवाद का जो मायने मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने आप को समाजवादी कहता, समाजवाद के सिद्धांत को उसे समझना चाहिए। समाजवाद है क्या? समाजवाद में गैर बराबरी नहीं है, समाजवाद में समान अवसर है, समाजवाद में सबके लिए समान अवसर है। अब ये क्यों कोई कि समाजवाद में अगर व्यक्ति कोई कहे कि ये सीएम बन सकते हैं तो आपको मानना पड़ेगा हाँ ये बन सकता है, दावा कर सकता है। अगर आप कहोगे नहीं एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो आपको समाजवाद के बारे में ABCD नहीं पता है और अपनी तरफ से आप ज्ञान देते हैं, केवल रटी रटाई बात आप बोलते हैं, तो उनको लंपट नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? मतलब समाजवाद की ABCD आपको नहीं पता है और हर बात अखिलेश भैया जोड़ते हुए। यानी आपको करना क्या है, आप देखे होंगे परिस्थितियाँ क्या है। अगर मैं आपको बिहार की बात करूं, वहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आपको मैं पूर्वी क्षेत्रों में मणिपुर, इम्फाल और अन्य राज्यों की बात करूं, वहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। वहाँ अगर आप काम करना है, संगठन चलाना है या लोगों को जोड़ना है, दूसरे तरीके से काम करना है। अपने यहाँ पूर्वांचल में दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, पश्चिम में दूसरा आपको नीति बनानी पड़ेगी। जी 70, 80, 90 दशक की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई, उसमें से यादव समाज के कई बड़े नेता निकले। लालू प्रसाद यादव हो गए, शरद यादव जी हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए। लेकिन पिछले कुछ समय यादव समाज कोई जमीनी स्तर का बड़ा नेता नहीं निकल के आया। क्या कारण मानते हैं अब इसका, क्यों नहीं निकल के आया? इसका कारण यह है कि यादव समाज में जो देखिए पहले जो लीडरशिप आती थी नीचे से आती थी, संघर्ष करके आती थी। जब से हेलीकॉप्टर राजनीति शुरू हुई, हेलीकॉप्टर मतलब ऊपर से राजनीति, ऊपर से नेता टपकाए जा रहे हैं और पराक्रम के बजाय परिक्रमा की राजनीति शुरू हुई। आप कितने चेतनाशील हैं, कितने संघर्षशील हैं, कितने मुद्दों की समझ है, कितनी जनता में पकड़ है, ये मायने न रखता हो, बल्कि ये मायने रखता हो किसी एक पार्टी अध्यक्ष और किसी एक नेता की कितना पराक्रम कर लेते हैं, कितनी चापलूसी कर लेते हैं, कितना उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं,
कितना उसका महिमा मंडन कर लेते हैं। जब ये हो गया और नेता के बजाय जो जनता है उसको जो है पता है कि आई एम सुप्रीम, जो मैं निर्णय लूंगा वो सेम रहेगा जैसे कंपनी का होता है, ये कंपनी हमारी है, आप एम्प्लॉई हो, यहां दूसरा कोई बॉस नहीं है। यानी कि जनता से जो नेता पैदा हुआ तो उस प्रक्रिया को काट दिया गया। जो जनता नेता से, जो आपने कहा लालू जैसे लोग, आप देखिए सब गरीब जो मुद्दे समझते थे, प्रॉब्लम दिक्कतें समझते थे, जनता उनके साथ गोलबद्ध हो जाती है। आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी क्यों विपक्ष में, आप जानते हैं? पहले 5 साल में सरकारें बदल जाया करती थी, आज क्यों नहीं बदलती हैं? मुद्दे नहीं पता इसको, मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं। मुद्दे हैं तो मुद्दे के लिए केवल प्रस्वार्ता करते हैं, आंदोलन नहीं करते। कार्यकर्ताओं के अंदर अलग भय डाल दिए हैं कि आप आंदोलन करोगे तो मुकदमा होगा, जेल चले जाओगे, तो आप इसलिए बैठे हो। अगर इस देश में लगभग 200 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, वो इतने निर्लज्ज हैं कि इस्तीफा नहीं देते हैं सामूहिक। अरे भाई 200 लोगों को निलंबित कर दिया, आप इस्तीफा दे दो, संसद चला लो तुम। तो कहने का आशय ये है कि अगर जो है आप मुद्दों पर सड़क पर उतर करके आंदोलन नहीं करेंगे तो जनता आपकी बात केवल मोबाइल से चुनाव भाषण देने से नहीं समझेगी। ये तो कहिए कुछ तबका आया, हर हाथ में लगभग मोबाइल पहुंचा, तो आज बातों का आदान प्रदान हो जा रहा है, लेकिन जमीन पर उतर करके आपको संघर्ष करना पड़ेगा। केवल प्रेस वार्ता से काम नहीं चलेगा, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। आप लालू जी की बात करते हैं, हमने बताया बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां लालू जी नहीं गए होंगे, कोई ऐसा गांव नहीं होगा। नेताजी की बात आप कर लीजिए, नेताजी को लगभग गांव भले छूट गया हो, लेकिन नया पंचायत नहीं बची होगी जहां नेताजी अपने राजनीतिक जीवन में जहां दस्तक न दे दिए हो। तब उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। आप यादव समाज से आते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत सपोर्ट करते हैं, उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उस आइडियोलॉजी, उस मूवमेंट में कोई यादव लीडरशिप बिल्ड हुई, कोई यादव बड़ा नेता निकला था कम्युनिस्ट पार्टी से? कोई एक आध दो का आप बताना चाहें? श्रद्धेय मित्र सेन यादव जी, बताइए उनके बारे में। हमारे पड़ोसी जनपद फैजाबाद से जी, और 1966 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उन्होंने बंदूक जो है सेना के लिए उठाई थी, देश की रक्षा के लिए उठाई थी, लेकिन सामंतों ने उन्हें जो है कुर्ता पहना दिया। वो छुट्टी पर आए थे और उनकी अरहर समझते होंगे, अरहर की दाल खाए होंगे, खाते होंगे, तो अरहर का उनका बोझ को उठा ले गया सामंत। होता नहीं था कि खेत हमारा तो उठा ले गया, तो उसको लेकर के उन्होंने विरोध किया, तो उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। तो नौकरी उन्होंने छोड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनको किसान सभा में जोड़े, आंदोलन शुरू कर दिया। 25 पैसे की मजदूरी सामंत ने नहीं दिया, तो उसके खिलाफ उन्होंने हजारों की संख्या में फैजाबाद के विषय घेर करके आंदोलन किया। और उस सामंत के यहाँ आदरण कोई मजदूरी करने नहीं आता था, मतलब पूरे क्षेत्र में उन्होंने मजदूरी बंद करा दी। उन्होंने मजदूरी जो है आदरण शुरू कर दिया, कोई मजदूर को बिना मजदूरी दिए आप किसी का बेगार को खत्म करा दिया। मित्रसेन यादव जी ने यह काम किया। और मित्रसेन यादव जी, आपको याद हो 1977 में पहली बार जो है विधायक बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, उसके बाद 80 से 85 में जो है विधायक बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, फिर 89 में फिर विधायक बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, फिर 91 में, यानी 3 बार विधायक, 91 में सांसद बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, और भी राम लहर में। देश की सदन में समाजवादियों ने सवाल पूछा अटल बिहारी वाजपेयी से कि जिस राम राज की बात आप करते हैं, जिस राम मंदिर को लेकर के आपकी पार्टी चल रही है, उसी अयोध्या से कामरेड मित्रसेन यादव चुनाव जीत कर आए हैं। लाल झंडे वाली पार्टी से, हंसिया बाली वाले चुनाव निशान से, सीपीआई से। मित्रसेन यादव जी वो शख्सियत थे। मित्रसेन यादव जी, आपको यह तमाम सारे ऐसे आंदोलन रहे, तो मित्रसेन फैजाबाद में, आज फैजाबाद में जितने भी नेता अगर आपको 50 प्लस मिलेंगे या 40 साल की मिलेंगे, सब उन्हीं की देन है। वो सामंत शाही हुआ करती थी, बेगारी कराया करते थे लोग। मित्रसेन यादव ने बड़े बड़े सामंतों को पस्त किया। एक किसान था, मजदूर था, एक सामंत ने जो है उसका बेटा मर गया, उसने कहा साहब बेटा मर गया, उसको दफनाने जाना है, नहीं जाने दिया। पहले बीमार था, मर गया, नहीं जाने दिया। उसके बाद लोगों ने बताया, किसानों ने विद्रोह किया, हंसिया लेकर के उस सामंत के पूरे परिवार को खत्म कर दिया।
और उस पर मिसेन यादव जी के ऊपर मुकदमा होता है। इनके घर को जो है लूटा जाता है, पुलिस लूटती है और खान वगैरह जो होते हैं उसमें पेशाब कर देते हैं। और अनाज को जो है गेहूं को, चावल को, बाजरे को, मक्का को, दाल को सब एक में मिला दिया जाता है, जानवरों को छोड़ दिया जाता है। वो दौर देखा है मिसेन यादव जी ने। मित्रसेन यादव जी वो गरीबों के गुरूर थे। मित्रसेन यादव जी अगर झंडा लेकर के अगर निकल पड़ते थे तो कलेक्टर भी हिल जाता था, कामरेड आ रहे हैं, और इस पर आदेश टाइप करके रखता था जिस काम के लिए आ रहे हो काम कर देना है। मिसेन यादव जी वो शख्सियत थे। आज उनके तैयार किए हुए लोग तमाम दलों में हैं, सपा में है, बसपा में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, लेकिन आज भी बड़ी शिद्दत से उनका नाम लेते हैं। कहीं भी शोषण जुल्म जाती होती थी, मिसेन यादव जी पहुंच जाते थे तो उनके पहुंचने से प्रशासन की हालत खराब हो जाती थी कि वो आ गए। एक डीआईजी साहब थे फैजाबाद के अंदर, और उनसे किसी बात को लेकर के ठन गई इनकी, तो बोला आप जानते नहीं डीआईजी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे ऐसे बहुत डीआईजी हमने देखा है, और धरने पर बैठ गए और डीआईजी का कांड जो है आ गया मीडिया पर, और उनको सीएम ने फोन किया कि ही इज अ कॉमरेड, ही इज अ गवर्नमेंट। हमारा दिमाग खराब है, कामरेड मिसेन यादव भिड़ गए, उनको एक सांसद समझ रखा है, विधायक समझ रखा है। मतलब मिसेन यादव की ये हैसियत हुआ करती थी, और आज भी हम लोग मैं नाम ले रहा हूं, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। मिसेन यादव शख्सियत का नाम है, गरीबों को राजनीति करना सिखाया उस व्यक्ति ने। उसके बाद वो बीएसपी या सभा में थे शायद। 1994 में एक कांड होता है, मोहन राय दरोगा होता है जो दलित तबके में जाता है, उनकी बहन बेटियों को उठाता है और बलात्कार करता है, और उसकी हत्या होती है। हत्या आनंद सेन पर, आरोप आनंद सेन जी पर लग जाता है। आनंद सेन जी, और सूबे में आनंद सेन जी उनके छोटे बेटे हैं, पूर्व मंत्री रहे, और उनके साथ उनका भी अभी आएगा जिक्र। और आनंद सेन जी पर आता है, आनंद सेन जी भी कम्युनिस्ट पार्टी से उस समय इसौली से चुनाव लड़ चुके थे, और आनंद सेन जी को उस मुकदमे में फंसाया जाता है, और स्थिति ये बनती है कि सूबे में नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं, और उनको ऐसे मजबूत नेता की तलाश थी कि जो है अगर मिसेन यादव जी अगर हमारे दल में आ जाएंगे तो जो है हमारा संकट कट जाएगा। पूरे प्रदेश में हमारी चलती है, लेकिन अवध क्षेत्र में मिसेन यादव जी अगर अपना लाठी रख देते हैं, झंडा गाड़ देते हैं, तो वही झंडा चलता है। अकबर हुसैन बाबर रहे हो, भगवती सिंह रहे हो, या जो भी हमारे यहाँ कामेड राम सुमेर यादव रहे हो, बड़ा संगठन उन्होंने बनाया था। तो वहाँ जो है सियासत को बदलने का रुख रखते थे, तो साजिश रची गई, और 4 मार्च 1995 को वो जो है समाजवादी पार्टी में राज्य कमेटी का कम्युनिस्ट पार्टी का विलय कर देते हैं। और आपको जानकर बड़ी जो है बड़ा दुख होगा कि जो है वो मौजूदा सांसद थे, उसके बाद उनका टिकट काट दिया जाता है। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी से अशोक सिंह को टिकट दिया जाता है। फिर रिपोर्टिंग आती है कि जो है कामरेड मिसेन यादव निर्दल जीत रहे हैं। फिर नेताजी को टिकट काट करके हीरालाल यादव को टिकट देना पड़ता है, मिसेन यादव न जीते, तब वहां से कटिहार सांसद बन जाते हैं। उसके बाद कामरेड मित्रसेन यादव जी 1998 में सांसद बने, 2004 में बने, 4 से 9 रहे, 12 से 15 तक विधायक रहे। मतलब एक विधानसभा से 5 बार विधायक, 3 बार सांसद, ऐसे व्यक्ति मतलब 40 साल उनका राजनीतिक जीवन रहा, संसदीय राजनीतिक जीवन। और आप हम लोग तो देखे थे, हम लोगों ने उन्हीं को आदर्श मान करके वामपंथ को अपनाया, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति शुरू की, वहीं से प्रेरणा मिली। मार्क्सवाद, लेनिनवाद या अंबेडकरवाद, एक चीज मैं भूल गया, कम्युनिस्ट पार्टी के मिसेन यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, सेक्रेटरी होता है। वो उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के, अविभाजित उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, उस दौर के वो राज्य सचिव हुआ करते थे, स्टेट हेड हुआ करते थे, और उनसे मिलने के लिए भी मुलायम सिंह यादव जी समय लिया करते थे।
इतनी बड़ी शख्सियत थी। इतनी बड़ी शख्सियत थी हुसैन यादव जी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद या अंबेडकरवाद, आप खुद को किस तरफ खड़ा पाते हैं? आज के दौर में अगर बात करें जी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद एक ही है, अंबेडकरवाद अलग नहीं है, वही है। बशर्ते भारत की परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे, भारत की परिस्थिति में आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि भारत में कोई क्रांति नहीं हुई, यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, यहाँ कोई किसान क्रांति नहीं हुई, यहाँ कोई सड़क पर जनता उतर करके जनता ने तख्ता पलट नहीं किया। इसलिए जो मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, वो समझ लीजिए अम्बेडकरवाद ही है। वो लोगों ने कहा कि कुछ चीजें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ गलतियां की, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज वो 1925 से गठन के बाद उनको डी राजा दलित महासचिव इतना देर में नहीं बनाना था। यह असंतोष जो पनपा, आज अम्बेडकरवाद को लोग समझते हैं। अम्बेडकरवाद को लोग इसलिए तरजीह देते हैं जिस तालाब से हमको जो है पानी पीने का अधिकार है, जिसमें पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, सियार जा करके पानी पी सकते हैं, उसमें एक दलित जाति का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। बस्ती के सामने से कुछ जाति विशेष के लोगों से वो जो है नहीं निकल सकता था। कमर में झाड़ू बांध करके, हाड़ी बांध करके मटका बांध करके निकलना पड़ता था गले में। वो दौर और दंश जब लोगों ने देखा था, इसलिए अम्बेडकर को माना, इसलिए अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। और अम्बेडकर, आप ये भी गौर करिए, अम्बेडकर को जब लोगों ने पढ़ा नहीं था, अम्बेडकर को जब लोगों ने समझा नहीं था, तो वो अम्बेडकर को एक जाति और एक पार्टी का धर्मोर समझते थे, महापुरुष समझते थे जी। लेकिन अम्बेडकर को जब लोगों ने पढ़ लिया, तब उनको उनके ज्ञान चक्षु खुले, उनका शिक्षण जगा कि हु इज अम्बेडकर। अम्बेडकर ने भारत को क्या दे दिया, आप बताइए। आज हम आप जो बोल ले रहे हैं, वो अम्बेडकर की देन है। आज आप विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आज आप राजनीति कर रहे हैं। जो लोग, जिनको अम्बेडकर को सदन में घुसने से दिक्कत थी, उन्होंने कहा सदन में घुस जाएगा, संविधान सभा में तो अपवित्र हो जाएगा सदन, आज वही अम्बेडकर के संविधान की कसम खा करके पदों पर बैठने की होड़ लगाए हुए हैं। ये अम्बेडकर की देन है। नहीं तो अम्बेडकर को एक दलित कमेटी तक समेट करके, विशेष मानसिकता के लोगों ने दुष्प्रचार करके ये समेट दिया था। जबकि अम्बेडकर जी ने, जो अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हैं, उनके साथ भी अत्याचार होता है, दुराचार होता है, बाबा साहब का संविधान ही काम आता है। उनको अगर नौकरी मिलनी होती है या नहीं मिलनी होती है, अगर कहीं जाना हो तो कोर्ट में जाना पड़ता है, यानी संविधान की जरूरत उनको पड़ती है। लेकिन वो अपनी पुरातन व्यवस्था को, अपनी शोषणकारी व्यवस्था को कायम करने के लिए मनु को भी पूछते हैं, जरूरत पड़ने पर संविधान को भी पूछ लेते हैं। बाबा साहब की फोटो तो लगा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को आदर्श मानते नहीं है। जैसे आपने भगत सिंह की बात की, भगत सिंह की फोटो लगा सकते हैं, भगत सिंह को आदर्श को नहीं मान सकते। वो अम्बेडकर साहब की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब विचार को नहीं मानेंगे। वो अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए आपका दोष है, लेकिन आप गरीब मर जाए इसमें आपका दोष नहीं है। अगर आप गरीब हैं, लेकिन आप गरीब मर जाए आपका दोष है। अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो के साथ, यानी खुद ही शिक्षित नहीं होना है, समाज को भी जागरूक शिक्षित करना है, समाज को भी संघर्ष में शामिल कराना है, समाज को भी साथ लेकर के चलना है। अम्बेडकरवाद बहुत बड़ी अवधारणा है। और मौजूदा परिस्थितियों में आप देखिए, अम्बेडकर का नाम आते ही इन्होंने मार्क्सवाद को, लेनिनवाद को ये कह करके बता दी विदेशी विचारधारा, ये कह के बता दिया कि नास्तिक होते हैं, जनता में उनके खिलाफ असंतोष भर दिया। अम्बेडकर के खिलाफ क्या बताओगे? अम्बेडकर विदेशी है। अम्बेडकर के खिलाफ क्या बताओगे? अम्बेडकर जो है नास्तिक है। अम्बेडकर के खिलाफ, अम्बेडकर ने तो कहा ठीक है हम नास्तिक है, हम अछूतों के लिए अपना एक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तुम्हारे शोषणकारी व्यवस्था, जहाँ उच्च नीच की व्यवस्था है, जहाँ जात के आधार पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, न्याय की बात नहीं कर सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण के शिकार रहते हैं। उन्होंने कहा हम तथागत गौतम बुद्ध को मानेंगे।
बेचारों की दुकान बंद हो रही, इसलिए अम्बेडकरवाद से बड़ी दिक्कत है, पेरियार से बड़ी दिक्कत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट का अनुभव कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा रहा और आपने लगभग सारे मुद्दों को जो है मार्क्सवाद से लेकर के, समाजवाद से लेकर के अम्बेडकरवाद तक ला करके समेट दिया। और हमें नहीं लगता है कि कोई मुद्दा छूटा है। यहाँ तक कि मेरी पोस्ट पर कमेंट से लेकर के मेरी पोस्ट की भी समीक्षा आपने सोशल मीडिया पर कर डाली। बहुत बहुत शुक्रिया।